आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नई सीरीज। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग एक बंदे को छोड़ने के लिए आए होते हैं और वह बंदा उन सभी को पीछे मुड़कर देखकर काफी ज्यादा उदास सा चेहरा बनाने में लगा हो और रोते रोते कहने में लगा हुआ था कि डियर आंट्स अंकल्स ग्रैंडपा ग्रैंडमा, मैं वाकई में आप सभी को छोड़कर इस जगह से नहीं जाने वाला। और तभी हमें बताया जाता कि इस बंदे का नाम ये शेंग है और उस गाँव के सभी लोग उसके पास आकर उससे कहने लगते कि ये शेंग हम भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस करेंगे, लेकिन फिर भी उस समय मानना तो पड़ेगा जब तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आए थे इस इविल विल में रहने के लिए और तुम्हें यहाँ पर भेज दिया था इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। उन्होंने हमसे कहा था कि जब तुम 15 ईयर्स के हो जाओगे यानी कि 15 साल के हो जाओगे तब हम तुम्हें इस वैली से बाहर जाने की परमिशन दे दे ताकि तुम दुनिया को घूम सको। तभी ग्रैंड माँ भी उससे कहने लगते कि ये बात सच्ची कहने में लगे हुए हैं ग्रैंड पा, ये शंक तुम मेरी बात मानो, तुम अब एक एडल्ट बन चुके हो तो तुम्हारे आंट को तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिंदगी इस तरीके से जियोगे और अदर वर्ल्ड में पूरी की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर बन जाओगे। ये बात सुनने के बाद ये जंग भी इस बात से एग्री हो जाता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं समय समय पर तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। ये बात सुनने के बाद पूरे के पूरे गांव के जितने भी लोग होते हैं पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और तुरंत ये शेन के मुंह पर ही घबराते और डरते पता नहीं क्यों उससे कहने लगते कि ये शेन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो जब कल्टीवेट करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी पूरी की पूरी जिंदगी में। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि तुम कभी भी उस इमर्टल गोड को छेड़कर बाहर ना निकलो और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर अपना काम अच्छे तरीके से संभाल लेंगे और हमारे बारे में बिल्कुल चिंता करने के बारे में सोचना भी मत तुम। ये बात कहने के बाद हमारा एमसी वहां से जाने लगता है और उससे क्या लगता है कि ये शंग अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अभी के लिए गुड बाय अंकल एंड आंट। और धीरे धीरे करके हमारा एमसी उनसे दूर होते जाता है तो सभी के सभी लोग जब उससे दूर जाते हैं और देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं काफी घबराते हुए क्या ये बंदा वाकई में मैं छोड़कर यहाँ से चला जा चुका है, क्या मैं कोई सपना देखने में लगा हुआ हूँ, मुझे जल्दी से बचाओ। तभी बीच में से एक दद्दू चिल्लाते हुए रोते रोते कहने में लगा हो तो ये काफी ज्यादा अच्छा हो हमारे लिए, क्योंकि जो लिविंग किंग था यहाँ पर इस जहन्नुम का यानी कि इस नरक का किंग कहा जाता है उस बंदे का नाम ये शेंग है। फाइनली इस जगह को छोड़कर ये जा चुका है, मैं वाकई में भगवान का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमने इसे यहाँ से जाने के लिए कितना तो समय तक इंतजार करना पड़ा था, कितनी ज्यादा उत्सुकता से। अब यहाँ पर हम इसके जाने के सेलिब्रेट करने के लिए आज हम डम्पलिंग्स खाने वाले। जब ये अपनी खुशी मनाने में लगे ही होते हैं तभी हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है जिसको देखकर सभी के सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तो आंटी उससे पूछने लगती कि ये चंग क्या तुम यहाँ पर कुछ भूल चुके हो या फिर तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो, तो घबराने लगते कहीं ये वापस ना आ जाए। तो ये चंग उससे हंसते हंसते कह लगता है कि मैं ये सब आपके बारे में बताने में भूल गया था कि मेरा जो घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ प्लीज उस हट को बिल्कुल भी तोड़ना मत तबाह मत करना। मैंने सुना है कि जो चांगे इमोर्टल गेट का सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा हार्ड है। तो मुझे इस बात का डर है कि अगर बाई चांस ऐसा हो कि मैं उसे असेसमेंट को पास ना कर पाऊँ तो मैं यहाँ पर रहने के लिए वापस आ सकता। और जब ये बात सभी के सभी लोगों को पता चलती है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और घबरा के कारण उनके पसीने छूटने लगते हैं। अब जबकि दद्दू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है इसको यहाँ से भगाने का तो वो फाइनली शाय करते हो अपनी पॉकेट से कुछ निकालते उससे क्या लगता है कि ये शेंग 30 साल पहले की बात है, यहाँ पर कई सारे हंड्रेड ऑफ विलन्स मेरी इविल वैली में सेक्रीफाइस हो चुके थे इसलिए ताकि वो उस बाउंडेड यानी कि जो चोट लगी थी इमोर्टल्स जो कि चैंटिंग इमोर्टल गेट्स के थे उन्हें बचाने के लिए हमने अपने कई सारे साथियों को गवा दिया था, जिसके कारण उन्होंने इस बदले में मुझे जब वो लोग यहाँ से चले गए थे हमारे इस इविल वैली को उन्होंने अपना चैंटिंग टोकन दिया और कहा था कि जब भी तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो तुम यहाँ पर एक फीवर का इस्तेमाल कर सकते हो इस टोकन को दिखाकर। तो ये शेंग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस टोकन का इस्तेमाल तुम कर सकते हो जैसे चाहो वैसे। अगर तुम चैंटिंग इमोर्टल गेट पर इसे ले जाते हो तो तुम्हें वहां पर फेल होने के चांसेस कम बहुत बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएंगे। अब जल्दी से पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो और याद रखना कि तुम्हें अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तो और छोटी मोटी वर्ल्ड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है यानी कि मॉडल वर्ल्ड के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं अपने बड़े होकर पावरफुल बनकर अपने पेरेंट्स को भी ढूंढना है। एक बार तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओगे तो कोशिश करना कि तुम यहाँ पर वापस ना हो कभी भी। और एमसी उस टोकन को लेने के बाद काफी खुश होकर वहां से निकल लेता है और कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हो, मैं इस बार पक्का जाने में लगा हूँ और मैं आप सभी को मिस करूंगा। और जब उस दद्दू को सभी के सभी लोग टोकन देती है वो देखते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं और वो आंटी उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने चैंकिंग टोकन आकर उसी बंदे को ये शेंग को दिया तो दिया क्यों? तुम्हें तो पता ही होगा कि वो इविल वैली का ट्रेजर है जो कि हमारे जितने भी दुश्मन यहाँ पर आने में लगे अटैक करने के लिए उन्हें सप्रेस करने के लिए काफी था। लेकिन अगर ये बात दूसरे लोगों को पता चल गई तो तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि वहां पर हमारे जितने भी दुश्मन है वो अपना बदला लेने के लिए हमारे पास आ जाएंगे। ये बात सुनने के बाद दद्दू उन सभी को बताता है और उससे क्या लगता है कि वह वाकई में उसे नहीं दे सकता था ऐसे। अगर क्या होगा अगर वो वाकई में फेल होकर ये वापस से यहाँ पर रहने के लिए आ जाए तो। और जैसे ही ये बात सुनते हैं तो उनका इनकी फटके चौसठ हो जाती है। भाई हमारे एमसी ये शेंग ने इनके मन में इतना कितना खौफ डरा मतलब डर बनाकर रखा हुआ है, इन सभी की उसके नाम सुनते ही फट जाती है और घबराते हुए जो
अकपुट्टा उससे कहने लगता है कि हमारे दुश्मनों के मुकाबले में जो कि बाहर रहते हैं, ये शंख वाकई में काफी ज्यादा डरावना है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार इस बंदे की जो अंदर की एनर्जी है वो कहाँ से आती है इतनी ज्यादा। हर रात को वो मेरी मुर्गों को चुराया करता था मेरे घर से, और उसे रोकने का कोई तरीका भी नहीं था, और इसने मेरे दिमाग को इतने सालों में बिल्कुल खराब कर दिया। तभी चोर जैसा दिखने वाला बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बात तो सही है, इसने पूरी की पूरी इस जगह को किसी नरक का किंग बन चुका है परेशान कर करने के, और उससे निपटना बिल्कुल वाकई में बहुत ज्यादा आसान है। जब से इसने मेरी चोरी करने वाली स्किल्स को सीखा है, मैं वाकई में एक भी पैसे को अपनी पॉकेट में बचाने में नाकामयाब रहा हूँ। तभी तीसरा बंदा कहने लगता है कि यहाँ तक कि इतना ही नहीं, बल्कि मैं इसने मेरी स्प्रिंग पैलेस की जो पेंटिंग थी उसने उधार देने के लिए यानी कि लोन लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर दिया था, और अंत में मुझे पूरे के पूरे टाउन के द्वारा बुरी तरीके से पीट दिया गया था, और उस बंदे ने मेरे मार खाने के बाद खूब ज्यादा पैसा कमा लिया। ये कैसे हो सकता है? ये बात सुनने के बाद आंटी उससे कहने लगती है कि मानना पड़ेगा, बुरे लोगों को भी पछड़ने के लिए और भी बुरे लोग होते हैं उनके, और जैसा कि तुम जानते हो कि हम जितने भी ईविल वैली में जितने भी लोग रहने में लगे हुए हैं वो एक समय पर बहुत ज्यादा बड़े विलन्स हुआ करते थे। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग ये शंख से क्यों मिले? ये हमारा कर्मा है। हम यहाँ पर इतने सालों से बिना किसी परेशानी के रहते हुए आ रहे थे, जैसे किसी डेविड्स की तरह, और जब भी हम ये शंख को देखते हैं तो हम उसको देखकर काफी डर जाते थे। और इतनी बड़ी दुखी भरी कहानी सुनने के बाद दद्दू जोर से चिल्लाते उससे क्या लगता है कि उसके बाद में भूल जाओ, जो ये शंख है वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, अब हमें यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए और ड्रिंक करना चाहिए, और सभी के सभी लोग कहीं खुशी मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तो वो देखता है उसकी गांव में काफी ज्यादा खुशी का माहौल होने में लगा हुआ है, और अपने ही ख्याली प्लाव में कहने लगता है कि जो अंकल है, जितने भी लोग हैं, अंकल आंटी वगैरह, मुझे सबके सभी लोग गांव वाले मिस करने में लगे हुए होंगे, और मैं भी उन्हें काफी ज्यादा मिस करने में लगा हुआ हूँ, इसलिए मुझे जाने के लिए उन्होंने यहाँ पर फायरवर्क का इस्तेमाल किया ताकि मैं इन्हें इतना ज्यादा मिस ना कर और मुझे एक अच्छी विदाई दे सके। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शंख मैं वाकई में लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा बिलव्ड चाइल्ड हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस भड़वे को ये बात पता ही नहीं है कि वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और उसके बाद ये शंख निकल पड़ता है एक नई जर्नी पर, और 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस सेट का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है, और एक अनाउंस करते हुए बंदा कहने में लगा हुआ था कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा बिल्कुल स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहे इतना ज्यादा हैंडसम भी नहीं हूँ, और ना ही मैं इतना ज्यादा एक्सीलेंट हूँ, और ना ही मैं इतना ज्यादा स्मार्ट, और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल भी ना हूँ, और मैं शायद इस एवरग्रीन इमोर्टल गेट में कभी एंटर भी करने लायक ना बन पाऊँ और ना ही एंटर कर पाऊँ, लेकिन इस तरीके से शायद कोई भी स्पॉट हासिल नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग इसकी बात तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो वाकई में तुम बहुत ज्यादा हम्बल हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें करेज करने के लिए तुम इतने शब्द कहने में लगे हुए हो, तुमने तो मुझे बाकी में कॉन्फिडेंस दे दिया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्यादा एंकरेजमेंट के लिए। लेकिन अंत में आकर ये बंदा कहने लगता है कि एक बात याद रखना, तुम सभी के सभी लोग मेरा नाम है वेई भी हूँ, और इस डांस जाने की अल्केमी रूम का सर्वेंट जो पोजीशन जहाँ पर जिसके लिए खोला गया है एंट्रेंस एग्जाम, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे बिलोंग करती है, और आज से और अभी से मैं इस अल्केमी रूम का जितना भी दरवाजा है उसे बंद करता हूँ, तो यहाँ पर किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो सभी के सभी लोग। और इतनी तारीफ करने वाले लोग सभी के सभी लोग उस बंदे पर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी तुम कमीने कहीं के, तुमने यहाँ पर आधे घंटे से मुझे बकवास सुनाने में लगे होते हो, हमें लगा कि तुम यहाँ पर हमारी तारीफ करोगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर शो ऑफ करने में लगे हो। और तभी ये शंख भी वहाँ पर पहुंचता है, उसकी बकवास सुनते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो एवरग्रीन इमोर्टल गेट है वो वाकई में टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। और बात करें खासकर इस बंदे की जिसका नाम वे बी है, ये इतना ज्यादा शेमलेस बंदा है, ये लगभग मेरे 10th% तक पहुंचने वाला है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो वाकई में ज्यादा स्मॉल नहीं होने वाला। तो वो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए एक बंदे को रोकता है और उससे क्या लगता है कि अंकल आखिरकार जो स्टेज पर जो ब्रदर खड़ा हुआ है वो कौन है, और ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों लगने में लगा हुआ है जैसे कि वो एवरग्रीन इमोर्टल गेट में जरूरी एंटर कर जाएगा। तो वो अंकल उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि ये कहा जाता है कि जो बी व्यू है उसकी जो रिलेशनशिप है वो इसके अंदर काफी द बिग शॉट वाले बंदे से है, जो कि ब्लैक क्लाउड पीक का एवरग्रीन इमोर्टल गेट का स्टूडेंट है, और जो एल्केमी रूम का अकेला अवेलेबल स्पॉट बचा हुआ था उसने ऑलरेडी उसे सिक्योर कर लिया उस कनेक्शन का इस्तेमाल कर। और हम यहाँ पर बिना मतलब के यहाँ पर आए हुए हैं जो कि एवरग्रीन इमोर्टल गेट के सर्वेंट डिसिपल यानी कि एल्केमी रूम का सर्वेंट डिसिपल बनने के लिए। हमारा तो समय बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये बात हमारे एम को कुछ समझ नहीं आ रही होती और कहने लगता है सर्वेंट डिसिपल आखिरकार जी इतना सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट डिसिपल की पोजीशन को हासिल करने के लिए अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि जो बिग शॉट है वो एक सर्वेंट बनने के लिए मतलब कैसे भाई सर्वेंट बनने के लिए इतना एक्साइटमेंट से क्यों भरा हुआ, कम से कम इसे आउटर डिसिपल नहीं बनना चाहिए था क्या? ये बात सुनने के बाद उसके अंकल जी उससे कहने लगते हैं कि यहीं पर तो तुमने मात खा दी, यहीं पर तो तुम सबसे ज्यादा गलत हो। हमारे पूरे के पूरे एवरग्रीन इमोर्टल गेट में एक कहावत है कि तुम जहाँ पर एल्केमी रूम के कुत्ते बन के
रह जाओ, जिससे बेटर है कि तुम आउटर डिसिपल बन के रहो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वह सभी के सभी लोग उस एल्केमी रूम के सर्वेंट बनने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जो अनइमेजिनेबल बेनिफिट्स वहाँ पर एंटर करने के बाद मिलेंगे उसकी तुलना उन आउटर डिसिपल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और सभी के सभी लोग उस पोजीशन पर अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। और जहाँ पर तुम देख ही रहे हो कि यहाँ पर कम से कम 1000 से ज्यादा लोग आए हुए हैं और बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं ताकि वो इस एक वैकेंसी को हासिल कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि में इन सभी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कल्टीवेट करते करते काफी हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। अगर वो वाकई में कभी आउटर डिसिपल के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करते तो बिना किसी परेशानी के वो सिलेक्ट हो जाते। और शायद पहली बात तो ये है कि वो कभी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आते ही नहीं। खैर, इस सब के बारे में भूल जाओ, इन सब का कहने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो अब जबकि वे व्यू ने यहाँ पर इस स्पॉट को रिजर्व कर लिया है अपने लिए, तो यहाँ पर कोई भी बात नहीं बनती है, कोई भी पॉइंट नहीं बनता है यहाँ पर रुकने का। तो अब मुझे वापस जाना चाहिए। यंग मैन, तुम्हें भी शायद अपने घर पर वापस चले जाना चाहिए, वरना तुम रात होने से पहले किसी भी होटल में रुकने लायक अपने लिए जगह नहीं ढूंढ पाओगे। इसे देखकर हमारा एमसी थोड़ा सा उदास हो जाता है और वहीं पर खड़े होकर सोचने लगता है। और जब सभी के सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो हमारा एमसी उसके पास आकर उसे देखने लगता है। तो वे ही उससे क्या लगता है कि ये बच्चे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए, तुम वापस क्यों नहीं जा रहे? क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है कि इमॉर्टल गेट के अंदर मेरा यहाँ पर एक सीनियर ब्रदर मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वे भी हूँ। और तब भी हमारा एमसी उस टोकन को देखकर काफी घबराने में लगा हुआ होता है और कहने में लगा हुआ होता है कि जो एवरग्रीन टोकन मुझे एल्डर्स के द्वारा दिया गया था। और बात करें इस वेह्यू के बारे में, जो बंदा इस बंदे के पीछे, मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से आखिरकार पावरफुल क्या है। तभी आसमान में से एक स्वॉर्ड में एक उड़ता हुआ, दो उड़ते हुए बंदे उसके तरफ आते हैं और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम दोनों में से वे भी कौन है। ये बात सुनकर ये बंदा काफी खुश हो जाता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि ये मैं हूँ। और तभी वो बंदे दोनों उसके पास रुकते हैं और उससे क्या लगता है कि तुम्हें अब चलना चाहिए। जो सीनियर ब्रदर चांगमेन है, उन्हें ऑलरेडी इमॉर्टल गेट में तुम्हारे एंट्री के सारे प्रोसीजर उसे कंप्लीट कर लिया। और ये बात सुनकर ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे काफी आंखें चमकाती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जाते जाते हमारे एमसी को मिडल फिंगर दिखाते उससे क्या लगता है कि बच्चे, जो तुम्हारे सपने, तुम्हारी जो फैंटेसी है वो मैंने तुम्हारे चूर चूर कर दिए हैं अपने पैरों तले। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इतने ज्यादा ड्रीम देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रियलिटी इसी तरीके की। और तुम्हें ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जो एवरग्रीन इमॉर्टल गेट है वो सिर्फ और सिर्फ जीनियसेस के वर्ल्ड है, और जिनके पास बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है जीनियस के साथ, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली मैं वाकई में दूसरे वाले पार्ट पर बिलोंग करता हूँ, मेरे पास कनेक्शन है जीनियस के साथ। और एक तुम जैसा बंदा जिसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं है, जान पहचान नहीं है, वो यहाँ पर एंट्री के बारे में सोचे भी नहीं। ये बात सुनकर एमसी थोड़ा सा सोचने लगता है उस टोकन को देखते हैं और उससे क्या लगता है कि जो ओल्ड विलेज के चीफ थे, एवरग्रीन जो टोकन मुझे दिया है वो वाकई में यूजफुल है भी या नहीं है, चलो चेक करते। और बिना कुछ सोचे समझे अंदर की तरफ जाए लगता, और जैसे एंटर करने की कोशिश करता है तो वहां पर अचानक से धुएं में से 2 लोग निकलते हैं। और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि एवरग्रीन इमॉर्टल गेट में इस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा एमसी उसको अपना टोकन दिखाते हुए उससे क्या लगता है कि सबसे पहले तो मैं आप दोनों को दो सीनियर ब्रदर को ग्रीट करना चाहूंगा। क्या तुमने इस टोकन को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना है क्या? और दोनों के दोनों उस टोकन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उनका मुंह फटा फटा रहता है शॉक के मारे। और सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि ये तो एवरग्रीन टोकन है जो कि पीक मास्टर जुओ लिंगलांग का है, जो कि कुंगयुन पीक पर रहते हैं। और ये बात सुनने के बाद एमसी कतई मन में बहुत ज्यादा खुश होते हुए बाहर के अपनी रियल बॉडी से अपने एक्सप्रेशन को छुपाकर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को दोनों सीनियर ब्रदर, क्या आप इन्फॉर्म कर सकते हो पीक मास्टर जुओ को मेरे लिए कि उनका जो एक ओल्ड फ्रेंड वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया हुआ है और इस एवरग्रीन माउंट इमॉर्टल गेट में रिफ्यूजी लेने के लिए आया है। और मन में सोचते हुए कहने में था मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो ओनर है इस एवरग्रीन टोकन का वो वाकई में एक पीक मास्टर होगा। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो वे बीयू यहाँ पर अभी भी गया है ये तो उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है। दूसरी तरफ दोनों को दोनों जो सीनियर ब्रदर उसको देखते हैं तो वो काफी तक घबराए हुए होते हैं और समझ नहीं आ रहा तो ये क्या करे। तो वो एमसी से कहने लगते हैं ये शंक कि लिटिल ब्रदर, तो मैं सच सच बताऊं तो जो पीक मास्टर जुओ लिंगलांग है वो 20 सालों से क्रेजी हो चुके हैं। और ये बात जानने के बाद एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे कहने लगता है कि ठीक है लिटिल ब्रदर, तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करो मेरा, क्योंकि जो पीक मास्टर जुओ थे वो वाकई में पीक मास्टर जियांग के जियांग जो कि जियून पीक के मास्टर है उनके साथ काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे पहले। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ पीक मास्टर जियांग के पास ताकि मैं इस सिचुएशन के बारे में उन्हें इन्फॉर्म कर सकूं। तभी हमें जियून पीक का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये पीक मास्टर कोई और नहीं बल्कि मैं एक फीमेल कल्टीवेटर। और सारे के सारे न्यूज को पता लगने के बाद उससे कहने लगते हैं कि अब जबकि एक फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ है वो कि सीनियर ब्रदर जुओ का है, तो मैं वाकई में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं उसका ख्याल ना रखूं। और उससे पूछ लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी वैकेंसी है आउटर सेक्ट में जिसका इस्तेमाल कर हम उसे वहाँ पर डाल सके। और ये बंदी, इसका नाम जियांग यूए रेन है, खैर हम इसे पैक मास्टर कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो बंदा उसे न्यूज देने के लिए आया होता है ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि मैं पीक मास्टर जियांग को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो आउटर साइड के रिक्रूटिंग डिसिपल्स है वो 1 साल में 1 ही बार होता है और इसे असाइनमेंट को होने में कम से कम आधे साल बचा हुआ।
लेकिन मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पर जो मेनियल पोजीशन है पिल चैम्बर में रिसेंटली वहाँ पर एक पोजीशन अवेलेबल हो चुकी है और यहाँ पर कई सारे लोग सेकुलर वर्ल्ड से एक दूसरे के साथ कम्पीट करने में लगे हुए हैं उस पोजीशन को हासिल करने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज होती है पीक मास्टर, उससे क्या लगती है कि अगर ऐसी बात है तो इस बंदे को इस मेनियल डिसिपल बनने की परमिशन दे दी जाए उस पिल चैम्बर के अभी के लिए, और उसके बाद वो आउटर सेक्ट में घुसने के लिए जो असेसमेंट होने वाला है आउटर टेक डिसिपल्स का उसमें पार्टिसिपेट कर आसानी से अंदर एंट्री ले सकता है। और ऑर्डर देने के बाद मन में सोचते हुए क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही आपका दिमाग खराब हो चुका है और आप पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके हो, लेकिन आपके अच्छे फ्रेंड का ख्याल मैं अच्छी तरीके से रखूंगी और अभी के लिए उसे मेनियल की पोजीशन मैंने प्रोवाइड करवा दी है। एक मेनियल डिसिपल आधे साल बाद जो असाइनमेंट होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कुछ भी कर रहूंगी जिससे कि वो इस सेट के अंदर आउटर डिसिपल के तौर पर एंटर कर पाए। तभी हमें चैंगिंग जियानगिंग के आउटर सेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दो लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं और वो वही बेई वाला बंदा होता है जो कि अपने भाई से कहने में लगा हुआ होता है सीनियर ब्रदर से कि जो सीनियर ब्रदर चांगमिन है वो वाकई में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और इसलिए वो पर्सनली तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए तो नहीं आ सकते और इसलिए मुझे यहाँ पर वेई जूनियर ब्रदर वेई को यहाँ पर लेने के लिए भेजा गया है ताकि आपको मैं पिल चैम्बर में ले जा सकूं और रिपोर्ट करवा सकूं। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कोई बात नहीं, जो मेरे ब्रदर है वो कल्टीवेट करने दो उसे। मैंने इस बारे में कभी भी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि जो मेरा ब्रदर है उसका स्टेटस इस चेंगमेंग जियांगमेंग में इतना ज्यादा हाई होने वाला और मुझे बिना किसी परेशानी के बैकडोर की एंट्रेंस भी मिल चुकी है सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स के। ये बात सुनने के बाद वो बंदा भी अपने सीनियर ब्रदर की तारीफ करते हुए उससे क्या लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि जो सीनियर ब्रदर चांगमिन के चीफ डिसिपल्स हैं जो कि मेरे ब्लैक क्लाउड पीक के मास्टर, आखिरकार कौन बंदा उन्हें फेस नहीं देना चाहेगा। और तो मैं सच बताऊं तो तुम्हें लेकर मैं वाकई में बहुत ज्यादा जेलस महसूस करने में लगा हूँ वे जूनियर ब्रदर, क्योंकि तुम पिल चैम्बर में एंटर कर सकते हो, क्योंकि जो पिल चैम्बर है वो वाकई में बहुत ज्यादा खजाने से भरा हुआ है। लेजेंड में भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर तुम वहां पर सांस भी ले लेते हो तो वहां की हवा ऐसी है कि उसकी थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम काफी ज्यादा रिफ्रेश महसूस करो, क्योंकि इतने ज्यादा हेवनली ट्रेजर जो मौजूद। और एक बार तुम अंदर चले जाओगे वे जूनियर ब्रदर तो प्लीज अपने इस सीनियर ब्रदर के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना जो कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हुआ है। और यहाँ पर अपनी बात बैठाने के बारे में कोशिश करने लगता है ये बंदा। तब ये भी उससे कहने लगता है कि मेरे ब्रदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो वाकई में बहुत औसम। और तभी वो पिल अकेडमी के एल्केमी रूम के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद कहने लगते हैं कि यहाँ पर कई सारे हंड्रेड ऑफ लोग हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं आउटवर्ड खड़े हुए देने के लिए। लेकिन जब उन लोगों ने ये बात सुनी कि मेरा रिलेशनशिप है चीफ डिसिपल के साथ ब्लैक क्लाउड पीक के, तो वे सभी के सभी लोग पहली फुर्सत में यहाँ से निकल गए और सिर्फ कुछ ही इग्नोरेंट ब्रेंट हो गए जो कि इस जगह को छोड़कर नहीं गए होंगे। तुम्हें लगता कि वो काफी ज्यादा फनी सिचुएशन है और जैसे इतना सोच कर बात करते हुए अंदर जाने में लगे होते हैं तभी दो लोग आकर उसके दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी येशंग होता है, जिसको देखकर कहने लगता है क्या ये वाकई में वही पिल चैम्बर है जहाँ पर मुझे रखा जाएगा। और तभी वो वही बंदा उससे कहने लगता है कि ये तो वही बंदा है ना जो कि दरवाजे के बाहर बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हुआ करता था, बहुत ज्यादा स्टबन था, बाहर जाने के लिए यहाँ से निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। और एमसी के पास आकर उससे कहने लगता है कि जरा देखो तो जरा कितना ज्यादा शेमलेस है ये बंदा, हमारा पीछा करते करते वो पिल चैम्बर तक भी पहुंच चुका है, वो कितना फनी बात है ना। लेकिन दोनों के दोनों उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। और दूसरा वाला बंदा जो कि येशंग को यहाँ पर लेकर आया है वो उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर पीक मास्टर जियांग के ऑर्डर पर आया हूँ जीन पिक के, और यहाँ पर मैं येशंग को रिपोर्ट करने के लिए लाया हुआ। येशंग यहाँ से आज से और अभी से एक मिनियल डिसिपल बन चुका है इस पिल चैम्बर का। और जब ये बात ये उन दोनों को पता चलती है तो वो शौक के मारे पूरी तरीके से मुंह फटा रह जाता है। और ये मिस्टर वे यहाँ पर गुस्से में उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम्हें यहाँ पर कोई भी गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि जो ओनली मेली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मिनियल डिसिपल की पोजीशन बची हुई थी पिल चैम्बर की वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी है, यानी कि वे बीयू की। आखिरकार ये बच्चा मेरी पोजीशन कैसे ले सकता है। ये बात सुनने के बाद दूसरा वाला स्टूडेंट उससे भी कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में इससे पंगे लेना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली पीक मास्टर जियांग से जो कि जीन पीक की मास्टर है उससे पूछ सकते हो। और तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। खैर ब्रदर ये आप इन सब के बारे में भूल जाओ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल गया अपने बारे में। मैं पर्पल क्लाउड पीक का डिसिपल हूँ, मेरा नाम जैन त्यांग किया हुआ है। अब मुझे यहाँ से चलना होगा, तुम यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर वहां पर उड़कर चला जाता है और क्या लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बाद में जरूर आऊंगा। और उसके बाद इस वेई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और जलन के मारे आंख बबूला होने लगता है और हमारे एमसी पर चिल्लाते हुए उससे क्या लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा नाम ये शेंग है ना, सही कहा ना तुमने, आखिरकार यहाँ पर किस तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल किया था और आखिरकार कैसे अंत में आकर तुम इस एल्केमी रूम में एंटर करने में कामयाब रहे, मुझे जल्दी बताओ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी ये शेंग भी उसकी फिरकी लेते हैं, उससे क्या लगता है कि वे भाई क्या तुमने बाहर जाकर नहीं कहा था चैंकिंग इमोर्टल सेट के ये एक ऐसी जगह
है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीनियस ही यहाँ पर रहने की परमिशन मिलती है, और शायद या फिर उससे रिलेटेड हो जीनियस से। तुमने ऐसा ही कहा था ना, और शायद मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि मैं दूसरे वाले पार्ट को बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं ये चैंग एक फॉर्मेट जीनियस भी हो सकता हूँ। और वो वापस से अपने कमरे के अंदर जैसे चला जाता है तो इस बंदे को काफी गुस्सा आती है और बेचिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि डैम इट, इस ये चैंग की इतनी हिम्मत कैसे होगी, इसने मेरी जो एल्केमी रूम की रिसीवल का जो क्वार्टर था, मेरा जो शीट थी, उसने जो चुरा ली है, मैं इसको कैसे भी नहीं छोड़ने वाला। और जैसे अंडर अटैक करने के लिए जाने लगता है तो दूसरा बंदा उसे रोकता है, उससे कहने लगता है कि ब्रदर भाई आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो चैन किंग इमॉर्टल सेक्ट है उसके अनुसार आप अंदर जाकर फाइट नहीं कर सकते। अब जबकि जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है हमारे लिए, तो हमें सबसे पहले सीनियर ब्रदर चैंग मैंग को इसके बारे में रिपोर्ट करने की जरूरत है और आगे के अरेंजमेंट भी करने की जरूरत है। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने सिलेक्शन स्पॉट को हासिल करने के बाद उस एल्केमी रूम के अंदर जाने लगता है और वहां का माहौल उसे काफी ज्यादा ग्लूमी लगने लगता है और सामने उसके एक कल्ड्रन जलने लगा हुआ है, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि जो एल्केमी रूम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर इस हैंडीमैन कोर्टयार्ड में, तो आखिरकार मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और तभी सामने से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, कमरे में से कुछ निकलता है बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से, और जिसको देखने के एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां से देखता है कि एक बंदा उस कमरे में से उड़ते हुए उसके तरफ आने लगता है और वो एक फैटी है। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये तो एल्केमी रूम का हैंडीमैन डिसिपल है जिसका नाम जी दाकुआन है, जो कि यहाँ पर गिरने के बाद उसे काफी चोट लग चुकी होती है और क्या लगता है कि डैम इट, ये वाकई में बहुत ज्यादा दर्दनाक है मेरे लिए। और तभी वहाँ पर 3 लोग और भगते हुए आते हैं और उससे क्या लगता है कि ब्रदर डाक्यून क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद इस डाक्यून को काफी गुस्सा आ जाती है, तो फैटी चिल्लाते हुए तीनों से क्या लगता है कि तुम आकर मेरी मदद करो, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि जो ब्रोकन कल्ट्रोन है मैं इसे कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा और मैं इसे टीम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। मैं जी दाक्यान एक ऐसा पहला बंदा हूँ जो कि जितने भी अल्केमी रूम के डिसिपल्स हैं उन सब में से सबसे ज्यादा फास्ट किसी कल्ट्रन को टेम करने वाला बंदा, लेकिन इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी इस ब्रोकन कंट्रोल को मैं टेम करने में नाकामयाब रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं लगातार 7 बार ट्राई करने के बाद भी मुझे थ्रो कर दिया जाता है बाहर उस कमरे से। कितनी तो डिस्ग्रेस है मेरे लिए, मेरी तो सम्मान की वाट लगा दी इसने। और जब ये मेरी इज्जत का इतना कवड़ा करने में लगा हुआ है तो मैं बिल्कुल काफी तक गुस्सा हूँ, और गुस्से में जब वो वापस से अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके सभी के सभी साथी उसे वापस से रोकते हैं, उससे क्या लगता है कि आपको अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सीनियर ब्रदर, अगर तुम्हें वहां पर वापस से ब्लास्ट करने के बाद बाहर फेंक दिया गया तो शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि तुम यहाँ पर मारे जाओ और पूरा का पूरा जो एल्केमी रूम है वो ब्लास्ट होकर तबाह हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा सेक्ट है वो आपको ब्लेम करेगा। और इस बंदे का नाम कुछ और नहीं बल्कि मैं हुआंग जियाओजुन होता है, जो कि ये हैंडीमैन डिसिपल है एल्केमी रूम का। इसकी ये बात सुनने के बाद वो फेंटी अपने मन को सबसे पहले तो शांत करता है और उससे क्या लगता है कि जो लिटिल जूनियर ब्रदर जियाओजिन तुम तो वाकई में बहुत अच्छे टॉकर हो, खैर भूल जाओ इसके बारे में, मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि जो ब्रोकन कल्डन है वो वाकई में बहुत ज्यादा पिकी है, मुझे इसे टेम नहीं करना। अभी जो जहाँ पर नया डिसिपल आने वाला है तुम उसका इंतजार करो और उसे ट्राई करने दो। और सभी के सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और हमारा एमसी पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी आवाज करता है खांसते हुए, उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर, तो फैटी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो भाई। तो ये शेंग अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराते हुए उससे कहता है कि अपना नाम, मेरा नाम ये शेंग है और जिस न्यू एल्केमी रूम के डिसिपल की बात करने में लगी हुई वो मैं हूँ, जिसको देखकर ये फैटी काफी खुश होते हुए उससे क्या लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये हमारा जो न्यू जूनियर ब्रदर है वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन तुम यहाँ पर कब आ गए, मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। जिसको देखकर एमसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो क्या लगता है कि मैं अभी अभी आता जा रहा हूँ और मन में काफी तक गुस्से में होने लगा था कि मैं यहाँ पर आधे दिन से खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतने ज्यादा समय से बर्बाद करने के बाद भी इन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। और उसके बाद वो फैटी अपने उस जूनियर ब्रदर को पकड़ता है हाथ को और घसीट कर वहां से ले जाने लगता है और उससे क्या लगता है अब कि एक नया डिसिपल यहाँ पर आ चुका है, तो चलो हम लोग पार्टी करते हैं और तुम्हारी जो वेलकम पार्टी है उसे कतई शानदार बना देंगे हम लोग। और फिर सभी को एक ही टेबल पर बैठकर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फैटी उससे कहने में लगा होता है कि जूनियर ब्रदर है, तो मैं इतना पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पिल रूम है उसके पास स्पिरिचुअल हर्ब्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है और तुम जितनी चाहो उतनी हर्ब्स और पिल्स को खा सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के। और अपने हाथों से उसे खिलाने के लिए उसे देने लगता है और खुद भी खाने लगता है। तभी वहां पर एक और उसका सीनियर ब्रदर खड़ा होता है और उससे क्या लगता है कि अगर तुम इस तरीके से इस चीज को खाओगे तो तुम्हारी जो ओवर नरिश्ड है, जिसके कारण तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाएगी और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि तुम ब्लास्ट हो जाओ। जिसको देखकर फैटी सरप्राइज होती हुई हमारे एमसी से कहने लगता है कि ये बात तो सच है भाई ब्रो, मैं तो इसके बारे में पूरी तरीके से भूल ही चुका था कि तुम यहाँ पर नए हो। तो जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एक बॉडी रिफाइनिंग मेथड के बारे में सिखाता हूँ, तो मेरे साथ चलो। और वो अपनी पूरी की पूरी टेक्निक को सिखाने लगता है, जिससे कि उसके चारों की तरफ एनर्जी इकट्ठी होने लगती है, जिससे उसकी बॉडी की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जब कॉन्सेंट्रेट कर अपनी पूरी की पूरी टेक्निक को इस तरीके से प्रैक्टिस करने लगता है तो फैटी उसे देखकर काफी खुशी होती है। वो क्या लगता है कि जो जूनियर ब्रदर है, अगर तुम इसी कल्टीवेशन मेथड को धीरे धीरे करके इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे जैसे कि मैंने तुमसे मेंशन किया था, तो तुम बिना किसी परेशानी के बहुत ही कम समय में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और इस वक्त जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने में लगा हुआ वो हमारी चैन किंग इमॉर्टल सेट की बेसिक बॉडी फोर्जिंग टेक्निक है, जिसे
हम चैंकिंग बॉडी फोर्जिंग आर्ट भी कहते हैं। भले ही एक बेसिक टेक्निक है तुम्हें, लेकिन फिर भी इसे अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिग्नेचर स्किल है हमारे चैंकिंग इमोर्टल सेट के फाउंडर की, वो कुछ और नहीं बल्कि मैं, जो कि हमारे चैंकिंग वेनरेबल थे। लेजेंड में ऐसा कहा जाता है ये चैंकिंग वेनरेबल थे उन बैक समय में, उनके जवानी के दिनों में वो हमेशा अपनी फिजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया करते थे, और उनका इस्तेमाल करने के कारण वो 8th विल्डरनेस को भी क्रॉस करके बिना किसी परेशानी घूमकर भी आ चुके थे, और उनके जितने भी राइवल्स थे उन सभी को हराने के बाद अभी की उनकी जो पोजीशन है वेनरेबल की उन्होंने हासिल की। दूसरी तरफ हमारा एमसी प्रैक्टिस करते हुए मन में सोचने में, कहने में लगा हुआ था कि ये तो काफी अजीब है। मैं क्लियरली, मैंने जहां तक मुझे याद है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी कल्टीवेट नहीं किया है, और ना ही मैं कभी भी किसी ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक के कांटेक्ट में आया हूं जिससे कि मेरी बॉडी फोर्जिंग इसे सीखने में काफी आसानी हो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगने में लगा हुआ है कि जो चैंकिंग बॉडी फोर्जिंग आर्ट है वो काफी ज्यादा फैमिलियर है मेरे लिए, और ये बिल्कुल उसी ट्रिक की तरह क्यों लगने में लगा हुआ है जैसे कि मुझे सेकंड अंकल ली ने मुझे सिखाया था कि किस तरीके से खेती की जाती है, और रैंडमली मुझे सिखाया था प्रैक्टिस करते हुए कि किस तरीके से अपने फावड़े को चलाया जाता है। दूसरी तरफ बाहर से हमारा जो फैटी वो एमसी को सलाह देते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें अच्छे तरीके से कल्टीवेट करना चाहिए। अगर जनरली बात की जाए तो जब तक तुम इसे कल्टीवेट कर दोगे फर्स्ट लेयर तक, तो एक बार तुम ब्रेक थ्रू कर जाओगे, अपने जो थ्रेशोल्ड है कल्टीवेशन का उस पर चढ़ जाओगे, तुम एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर इतनी भी प्रीशियस हर्ब्स है और पिल्स। लेकिन हमारा एमसी उनकी इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है कि खैर जो अंकल ने मुझे सिखाया है उसके बारे में ज्यादा मैं सोचूंगा नहीं, भले ही अगर मुझे इतनी ज्यादा फैमिली लग रही है तो बढ़िया, ये फैमिली लगने दो। और वैसे भी जो चैंकिंग बॉडी फोर्जिंग आर्ट है वो स्पेशली काफी ज्यादा आसान है मेरे लिए लर्न करना, और सबसे पहले तो मैं इसे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। दूसरा फैटी अपनी तारीफ करते हुए उससे कहने में लगा हुआ होता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैंकिंग इमॉर्टल सेक्ट है जो कि 3 दिन में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं यूजुअली, उन्हें हम लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड मानते हैं, और उससे कम टैलेंटेड लोग कम से कम उन्हें 1 महीना लगता है क्रॉस करने में, ब्रेक थ्रू करने में, और तुम यहाँ पर स्लोली कल्टीवेट कर सकते हो। लेकिन अचानक से हमारे एमसी की एनर्जी बढ़ने लगती है और बिना किसी परेशानी के ब्रेक थ्रू कर जाता है, और जिसको देखने के बाद वहां पर दोनों के दोनों डिसिपल्स जो देखकर काफी शॉक हो जाते हैं उसके सीनियर ब्रदर, और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं वाह इतनी ज्यादा तेजी। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, अब मुझे समझ में आया कि जो कल्टीवेशन है जितना मैंने सोचा था, जितना मैं इमेजिन करने में लगा हुआ था, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। और दोनों के दोनों शौक के माने मुंह फटा का फटा रह जाता है इन दोनों का तो, और सरप्राइज होकर वो फैटी हमारे एमसी के चक्कर लगाते हुए उसकी बॉडी को सर्च करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में ब्रेक थ्रू कर चुके हो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर, वाकई में ऐसी बात है क्या? जूनियर ब्रदर मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड निकले। अब जबकि हमारा एमसी बिना किसी परेशानी के ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, तो दूसरा वाला ब्रदर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ही फास्ट नहीं है, बल्कि मैं सबसे ज्यादा फास्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बंदे को यहाँ पर हम जितने भी 4 लोग हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 7 डेज लगे थे सबसे मिनिमम टाइम ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन हमारे जूनियर ब्रदर को तो देखो, उसने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ तक कि जो पिल रूम है वो इतने ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया है, वो वाकई में मजेदार होने वाला है फ्यूचर हमारा। फैटी इस बात को जानकर काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि ठीक है अब चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए, और सभी के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाकर उसको जय जयकार करने लगते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, उस पिल रूम में ध्यान करने के लिए। और तभी हमारा एमसी वहां पर खाते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई थी इस जगह को, इस पोजीशन को हासिल करने के लिए और एल्केमी रूम को ज्वाइन करने के लिए एक हैंडीमैन के तौर पर। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस ग्रास को लेना चाहूंगा। मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे जो थर्ड अंकल है जिन्होंने इविल वैली में जो आयरन को फॉर्ज करते हैं, जिन्होंने 5 साल तक एक्सचेंज में हब को एक्सचेंज करने के लिए काम किया था, एक हब को हासिल करने के लिए उनकी बैंड बज गई थी। लेकिन इस जगह पर तो देखो मुझे पूरी की पूरी बास्केट मिलने में लगी हुई है उस हब की, और तभी वो जब उस हब को खाने में लगा हुआ था तो फैटी उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर आपको इस तरीके से यहाँ पर ग्रास खाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर स्प्लिट चिकन लेग खाओ जो कि मैंने स्पेशली तैयार किया। और यहाँ पर हमारे पेल रूम का एक नया रूम है, जब भी न्यू रिक्रूट यहाँ पर आते हैं तो उन्हें 3 दिनों तक और 3 रातों को लगातार खाना पड़ता है। तो लिटिल ब्रदर तुम मन भर कर यहाँ पर खाना, और जितना ज्यादा हो सके इन 3 दिनों के दौरान तुम्हें उतना खाना होगा, और बिल्कुल भी कुछ भी शर्माने की जरूरत नहीं है, ना ही पर कुछ बचाने की जरूरत है। और जब हम लोग ऐसा करने में लगे हुए थे तो हम कम से कम इन्वेंट्री तो क्लियर करने में लगे हुए इस पिल रूम की, और फुल एंजॉयमेंट के साथ हमारा एमसी भी उसको खाने में लगा होता है, और मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है कि वाओ यार ये तो वाकई में डैम डिलीशियस है, जो मेरे गुड डेज है वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी गेशंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, और एक ही बार में उसने लकड़ी के ब्लॉक को तोड़ दिया है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग उसकी तारीफ करते हुए तालियां बजाने लगते हैं। फैटी उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर मानना पड़ेगा तुम्हारा टैलेंट तो वाकई में आउटस्टैंडिंग है, तुमने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर तुमने मॉर्टल से जिसने कभी भी आज तक लाइफ में कल्टीवेट नहीं किया था वो सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है बॉडी रिफाइनमेंट के, और तुमने वो रास्ते को कवर कर लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर को कल्टीवेट करने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं, लेकिन तुमने उसे 3 दिन में कंप्लीट कर लिया है। लिटिल जूनियर ब्रदर की जो प्रोग्रेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट होने में लगी हुई है। अगर तुम नॉर्मल तरीके
से एंटर करते सेक्ट में उसके मुकाबले में तो बहुत ज्यादा यार, लेकिन जो आउटर सेक्ट है वो वाकई में इस बात को लिए बहुत ज्यादा जलस महसूस करने में लगे हुए हैं कि जो पिल रूम है वो पहले इससे पहले ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि हमारी यहाँ की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा केयर फ्री है और काफी ज्यादा खाना है, पीना है, रहना है, जिंदगी है। हम जानते हैं कि इनर सेक्ट में जाना काफी अच्छा है, लेकिन आउटर सेक्ट की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है यहाँ के मुकाबले में। जिस बात को सुनकर एमसी काफी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कि ये सारे के सारे मेरे सीनियर ब्रदर के कारण हुआ है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे इस लेवल तक पहुंचने में कितनी ज्यादा स्प्रिट फ्रूट्स और मिरेकल्स मेडिसिन की जरूरत पड़ी थी, और इन 3 दिनों के दौरान मैंने कितना ज्यादा खा रखा है, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा निकलने में लगी हुई है। और उसके मुकाबले में मेरे जो सेट की जो बॉडी है, बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक है जो आपने मुझे यहाँ पर सिखाई थी सेट के द्वारा जो दी गई है, वो भी मेरे लिए काफी ज्यादा कारगर रही है, जिससे कि मैं बिना किसी परेशानी के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा और बॉडी रिफाइनमेंट में पहुंचने में कामयाब रहा सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में। और मन में सोचते हुए कहने लगता है काफी खुश होते हुए कि जो 3 दिन मैंने बिताए हैं कल्टीवेट करते करते, वो वाकई में मेरे लिए काफी ज्यादा स्मूथ गए, जैसे कि खाना पीना सोना और भाई फिर से आराम करना और खाना फिर से, ये काफी ज्यादा नेचुरल और काफी ज्यादा एफर्टलेस था। लेकिन मन में सोचते हुए क्या लगता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे ऐसा फैमिली लगने में लगा हुआ है जो सारी की सारी कल्टीवेशन मेथड, जैसे कि मैं जो गेम खेला करता था ना अंकल और आंट के साथ उस इविल वैली में, जी बिल्कुल उसी की तरह है। ये कितनी अजीब बात है ना। जिस बात को सुनने के बाद फैटी आता है और उससे लगता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर तुम्हें इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। जब हम तुम्हारी तरह हुआ करते थे तब हमारी कल्टीवेशन स्पीड बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं थी। लिटिल जूनियर ब्रदर तुम एक नंबर के जीनियस हो ब्रो, जीनियस। और बात करें तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में, जब भी हम कई सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को खाते हैं तो हमारी जो बॉडीज है वो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे कि सारी एनर्जी हमारे बॉडी से ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाती है। लेकिन मैंने वाकई में एक भी मात्र की थोड़ी सी भी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। तुम्हारी बॉडी तो मानना पड़ेगा काफी ज्यादा स्पेशल है जूनियर ब्रदर। तो मैं यहाँ पर अंदाजा लगा सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जूनियर ब्रदर का जो साइकिक है वो काफी ज्यादा स्पेशल, और हमारे पूरे के पूरे चांगिंग इमोर्टल गेट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डिसिपल्स के पास ही स्पेशल साइकिक होता है। और मे बी फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा लिटिल जूनियर ब्रदर है वो काफी द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट हाइट्स पर पहुंच जाए, काफी पावरफुल बन जाए। जिस बात को सुनकर वो भी एक्साइटमेंट से भर जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर, इनर सेक्ट डिसिपल, आउटर सेक्ट के डिसिपल, यहाँ तक कि डायरेक्ट डिसिपल है, मेरे ओपिनियन में वो इतने ज्यादा जीनियस बिल्कुल भी नहीं है जितने ज्यादा जीनियस यहाँ पर पिल रूम के डिसिपल्स है। हमें यहाँ पर हेवीली ड्रिंक कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मीट का जो चाहे कर सकते हैं। तो मैं ये शैंक, ये मैं हमेशा गारंटी कर कहता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए मैं इस पिल रूम का डिसिपल बन के रहूंगा, और पिल रूम का डिसिपल बनने के बाद, गोश्त बनने के बाद भी यहीं पर बनकर रहूंगा मैं। और ये बात सुनने के बाद तीनों के तीनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी फैटी काफी इमोशनल होते हैं एमसी के पास आकर, उससे क्या लगता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर वाकई में तुम्हारा जो एम्बिशियस है और तुम्हारा जो विजन है फ्यूचर का, उसे जानकर मैं, यानी कि जूली तुम्हारा सीनियर ब्रदर, वाकई में तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखने वाला हूँ इस पिल रूम में हमेशा से। और तुम्हारा जो टेम्परमेंट है वो वाकई में डेफिनेटली बिल्कुल भी खराब नहीं है, जो कि उन दो सो कॉल्ड इनर सेक्ट डिसिपल्स या फिर डायरेक्ट डिसिपल्स का होता है उनके मुकाबले में। तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए। तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है वो तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी जगह पर लेकर जाएगा। लिटिल जूनियर ब्रदर, यहाँ पर जब भी कोई भी हमारे इस पिल रूम को ज्वाइन करता है तो यहाँ पर एक ट्रेडिशन कि अंदर जाने के बाद तुम्हें एक कल्ड्रन को टेम करना होगा। ये बात सुनने के बाद एमसी कंफ्यूज होता था और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार कल्ड्रन को टेम करने जैसा क्या है। तभी फैटी उसे एक रूम में ले जाता है और उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, एक बार तुम सक्सेसफुली किसी भी कल्ड्रन को टेम कर लोगे तो तुम यहाँ पर पिल रूम की डिसिपल बन जाओगे, वो भी ऑफिशियली। इसलिए मैं तुमसे कहने में लगा हुआ था कि तुम यहाँ पर अपने खुद का एक कल्ड्रन को चुन लो और अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके तुम तो डेफिनेटली चुनने में कामयाब रहोगे, मुझे पता है। और जो सामने तुम्हें कल्ड्रन देखने में लगा हुआ ये टाइगर ईयर 1000 जिन कल्ड्रन है और येलो रैंक 4th ग्रेड, और इसे कंसिडर किया जाता है हाई लेवल का ट्रेजर पे हमारे पूरे के पूरे पिल रूम में, और ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। दूसरा सीनियर ब्रदर, उससे क्या लगता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, जब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है चूज करने के लिए कल्ड्रन को, वो सूट जो तुम्हें सूट करता है तुम उसी को चुनना, और चाहे कुछ भी हो जाए रैंडमली उठाने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि जो बेस्ट मेथड होती है कल्ड्रन को टेम करने के लिए वो लेजेंडरी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। और सेकंड बात ये है कि ये कनेक्शन करने के लिए तुम्हें फीलिंग्स की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे इंस्टीट्यूशन की भी। और हमारे जितने भी पिल रूम के डिसिपल्स हैं वो सभी के सभी लोग कल्ड्रन को चूज करते हैं मेनली इंस्टीट्यूशन के बेस्ड पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका होता है सक्सेसफुली कल्ड्रन को टेम करने के लिए। तो लिटिल जूनियर ब्रदर, तो तुम्हें चूज करना होगा इन ट्रेजर कल्ड्रन में से जिसको भी तुम्हें फील लगे अच्छा सा। तब भी हमारा एमटी सोच कर उसको देखकर कहने लगता है कि ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, चलो मैं दूसरा कल्ड्रन देखता हूँ। तो फैटी उससे क्या लगता है कि जो कल्ड्रन है इसको रेडिएंट फ्लावर ग्लास कहा जाता है, जो कि येलो रैंक 3rd ग्रेड का है। भले ही इसकी जो ग्रेड है वो इतना हाईएस्ट नहीं है, लेकिन जो ओल्डेस्ट ट्रेजर है कल्ड्रन का वो काफी ज्यादा पिल रूम का काफी ज्यादा बेस्ट है कल्ड्रन है यहाँ का। और रेडिएंट फ्लावर ग्लास कल्ड्रन, इसे काफी ज्यादा रिफाइनिंग प्रोसेस में एडिशन में यूज किया गया था कई साल पहले, और इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है इन्फ्यूज कर चुकी है स्पिरिचुअल एनर्जी से उन हब्स की, और जब रिफाइन करते हो किसी भी पिल को तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और सारे के सारे इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद हमारा एमसी उसको ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो कल्ड्रन के कारण वो उससे कनेक्शन नहीं करना पाता है और उसे पसंद नहीं आता, तो वो नेक्स्ट वन के लिए जाता है, लेकिन उसे नेक्स्ट वाला भी पसंद नहीं आता और क्या लगता है कि मुझे ये मजा नहीं आया।
और ना ही मुझे इस थर्ड वाले में मजा आया। और एक एक कर सभी के सभी कल्टर्स को रिलेट कर देता है, जिसको देखने के बाद फैटी उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर जो एल्केमी रूम है इसमें टोटल मिलाकर 9981 प्रीसियस कल्टर्स मौजूद है। क्या वाकई में इन सभी के सभी कल्टर्स के बीच में क्या कोई ऐसा कल्टर्न है जो कि तुम्हारी आंखों को पकड़ने में कामयाब रहे? ये बात सुनने के बाद एक और सीनियर ब्रदर उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए कल्टर ढूंढना हमारे लिए कठिन होने वाला है। तुमने यहाँ पर जितने भी सुपीरियर कल्टर्स है एल्केमी रूम के सभी को देख लिए, लेकिन तुम्हें अभी भी यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं आया है। क्या तुम्हें वहाँ पर उस वेयरहाउस में जाने की जरूरत है उस ब्रोकन कल्टर्न को चेक करने के लिए? तो मैं तुम्हें एक और वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर हम लोग इस डे को पास कर लेते हैं और लेकिन तुम कल्टर्न को टेम करने में नाकामयाब रहो, अनसक्सेसफुल रहे, तो ये वाकई में हमारे एल्केमी रूम के जितने भी रूल्स है उसके तोड़ने के बराबर होगा। और एल्डर को जब इसके बारे में पता चलेगा जूनियर ब्रदर, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हें इस एल्केमी रूम से बाहर फेंक दिया जाए। जिसको देखकर एमसी शॉक होते हैं, उससे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर कल्टर्न को पिकअप नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा क्यों महसूस होने में लगा हुआ है। मैं वाकई में स्टेबलिश नहीं कर पा रहा हूँ उस मेंटल कनेक्शन के बारे में जो बात की थी उस कल्टर्न के साथ आपने, और जो भी आप कहने में लगे हुए थे कि एक नजर में प्यार हो जाए कुछ ऐसा। मैं वाकई में पूरी तरह से हेल्पलेस हूँ। और दूसरे मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं ये शैंक मैं वाकई में हमेशा से पॉपुलर रहा था, लेकिन आज क्या हो गया, मेरी सारी की सारी पॉपुलरिटी कहाँ चली गई है? मुझे यहाँ पर बहुत अनईजी महसूस होने में लगा हुआ है, वियर्ड फीलिंग आ रही है। तभी पीछे से तीसरा बंदा कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर जरा मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर शायद आप एक बात भूल रहे हो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर फ्यूनरल कल्टर्न आया था, डिलीवर्ड हुआ था, और कल जब सीनियर ब्रदर ने इसे ट्राई किया था टेम करने के बारे में, लेकिन उस कल्टर्न के दौरान इसे नॉकआउट कर दिया जा चुका, वो भी 8 बार ट्राई कर चुके हैं बैक टू बैक। तो आखिरकार जो जूनियर ब्रदर है उसे उस फ्यूनरल कल्टर्न को ट्राई करने के लिए परमिशन क्यों नहीं देते? ये बात सुनने के बाद वो दोनों के पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते हुए फैटी उससे क्या लगता है कि तुम अपनी बकवास यहाँ पर बंद करो, क्योंकि एक टीम को कल्टर्न करना किसी कल्टर्न को टेम करना तुम्हारे लिए किसी गेम के बराबर है क्या? जब भी तुम किसी भी ऑर्डिनरी कल्टर्न को टेम करते हो, अगर तुम केयरफुल नहीं रहते हो तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हें बैकलेस के कारण उस कल्टर्न के द्वारा दिए गए उससे इंजर्ड हो सकते हो। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम अपनी लाइफ को भी अपने हाथों से खो सकते हो। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं जिस कल्टर्न को टेम करने की बात कर रहे हैं वो एक एरी फ्यूनरल कल्टर्न है। जिस बात को सुनकर एमसी काफी शॉक होते हैं, उससे क्या लगता है कि एक फ्यूनरल कल्टर्न आखिरकार कितना ज्यादा प्रीशियस नेम लगने में लगा हुआ है। हे सीनियर ब्रदर, अगर वाकई में ऐसी बातें तो तुम आखिरकार मुझे वो दिखाने के लिए क्यों नहीं ले जाते? तो सीनियर ब्रदर उसे ले जाकर उससे क्या लगता है कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर यहाँ पर सच तुम्हें बताना चाहता है। ये रीजन है कि आखिरकार जो कल्टर्न है उसे फ्यूनरल कल्टर्न क्यों कहा जाता है उसके बारे में तुम्हें पहले बता दूं, क्योंकि इस कल्टर्न को ऑब्टेन किया गया था सेक्ट एल्डर्स के द्वारा। एक्सीडेंटली उन्होंने एक ऐसी प्लेस को ढूंढ लिया था जहां पर वो एंशिएंट इमॉर्टल को दफनाया गया था, लेकिन जब से उन्होंने इस कल्टर्न को ऑब्टेन किया है यहाँ पर कोई भी पेक्युलरिटीज इसमें डिस्कवर नहीं की गई थी, और इसीलिए यहाँ पर इन एल्केमी रूम में यहाँ पर फेंक दी गई इसको। और जब वो इस एल्केमी रूम में आ चुका था उसके बाद कई सारे डिसिपल्स ने इसको टेम करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में आकर वो सभी के सभी लोग फेल हो गए। लेकिन हमने इस बारे में कभी भी उम्मीद भी नहीं की थी कि जो फ्यूनरल कल्टर्न है वो उसे टेम करने के लिए इतना ज्यादा कठिनाई होगी। और काफी ज्यादा अजीब बात है ना, इसे तो हम सिर्फ और सिर्फ टेम ही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि में ये जो कल्टर्न है वो पर्सनली हम पर अटैक करता है। जो भी बंदा इसे टेम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो अदल कल्टर्न को कोई बंदा अगर टेम करने की कोशिश करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो इंजर्ड हो जाएंगे उनके क्यू और ब्लड, और ज्यादा से ज्यादा उनकी मर्डन से इंजर्ड हो जाएगी। लेकिन जो फ्यूनरल कल्टर्न है वो एक्सट्रीमली वायलेंट है और इतना शेमलेस लोग हैं कि वो सभी को मार मार कर टुकड़े टुकड़ों में बदल देता है और क्रिटिकली इंजर्ड भी कर देता है। और जिसने भी प्रीवियस डिसिपल्स है जो इस कल्टर्न को टेम करना चाहते थे वो जो फेल हो गए ना, उनमें से 2 तो हमारे ही ब्रदर थे, और वो कई भयंकर तरीके से इंजर्ड होने के कारण उन्हें भर्ती किया गया है, और वो अब अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। और कल जब मैं उसे टेम करने की कोशिश करने में लगा हुआ था तो मुझे उसके तरह नॉकआउट कर चुका था बैक टू बैक, वो भी 8 तक। जो मेरी बोन्स थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी है कई जगह से। तो जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इसके बारे में ना सोचो। क्या तुम्हें अब पता चला वो कितना डरावना कल्टर्न है? और जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एमसी को अपनी आंखें से नहीं देखता तो काफी शॉक हो जाता है, और उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते उससे लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम छूने की कोशिश मत करना। लेकिन अंत में आकर हमारा एमसी उस कल्टर्न को फाइनली छू देता है। तभी उनमें से एक एयर प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण वहां पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो उड़कर काफी ज्यादा दूर उड़ने लगते हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसी के साथ उन्हें उस दरवाजे वापस से बाहर फेंक दिया जाता है और फैटी को वापस से चोट लग जाती है। और जब इतनी तेज हवाएं चलने में लगी होती है तो फैटी कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें क्या हो चुका है? और उनमें से एक साथी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर जरा सामने तो देखो। और वो बंदा हमारे एमसी को देखकर काफी शॉक कर उसका मुंह फटा फटा रह जाता है, क्योंकि जो कल्टर्न है वो हमारे एमसी को निगलने वाला है। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर को आखिरकार ये बरील कल्टर्न खाने वाला है, हमें उसे बचाना होगा। और एमसी जब अपने आप को इस फटी हुई सिचुएशन में पाता है तो उसकी शॉक के मारे फट जाती है और कहने लगता है कि मैंने अपने आप को इस बार ओवर एस्टिमेट कर दिया। डैम इट, जो बरियल कल्टर्न है वो वाकई में फ्रीकिंग ही स्ट्रेंज है, और आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों चूसने में लगी हुई हो भाई, प्लीज मुझे कोई तो बचा लो। और जब ये बात उसके सीनियर ब्रदर को पता चलती है तो वो शौक के मारे उसे बचाने के लिए हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है, और उसके साथ साथ आसपास के जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो भी एमसी को बचाने के लिए आने लगते हैं। और ये शंकी बैंड तो बैच भी बड़ी बड़ी होती है और वो घबराते हुए कहने लगता है कि हॉली क्रैप, आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है।
क्योंकि उसके साथ सारी की सारी एनर्जी जितनी भी होती है उसकी, वो सारी की सारी उसकी बॉडी से निकलने में लगी हुई होती है, जिसको देखकर वो क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। ये जो ब्रोकन कल्ड्रन है वो मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरी बॉडी से चूस लिया इसने। और फैटी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें यहाँ पर बचा कर ही रहेंगे। लेकिन जैसे एक बार फिर से वह सभी के सभी लोग कल्ट्रन के पास जाते हैं तो वो एक और विंड का प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण वो दोनों के दोनों आई मीन सभी के सभी लोग उड़ते हुए वापस से पीछे चले जाते हैं। और क्या लगता है कि फिर से नहीं यार, और फिर से जाकर दीवार से टकरा जाते हैं जिससे उनकी चोट लग जाती है और बेहोश होकर वहीं पर वो गिरने लगता है। और हमारे एमसी अभी भी उस कल्ट्रन के अंदर बंद होता है और वो कल्ट्रन जोर जोर से हिलना चालू हो जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो खड़ा होकर क्या लगता है कि डैम इट, जो बल्डियन कल्ट्रन है वो वाकई में ओवरबोर्ड चला गया आज तो। और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जो जूनियर ब्रदर है वो यहाँ पर ठीक है। और वो ये शेंग को चेक करने के लिए उस कल्ट्रन के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि जूनियर ब्रदर क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तभी हमारे एमसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और सूख चुका होता है और क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर मैं ठीक हूँ, प्लीज मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में मेरी। और ऐसा लग रहा होता है जैसे इसके सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, चूस लिया जा चुका है। और वाकई में भी ऐसी बात है और सभी के सभी लोग मिलकर हमारे एमसी को सबसे पहले तो बाहर निकालते हैं। उसको निकालने के बाद एमसी पूछने लगता है कि जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तो ये चंग उसे बताने लगता है कि सीनियर ब्रदर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस लगने में लगा हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और मैं बहुत ज्यादा चीज खाना चाहता हूँ। और मनी मन में काफी गुस्सा होते हुए कहने में लगा होता कि मैंने यहाँ पर 3 दिन तक लगातार मेहनत की थी और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा, लेकिन इस कमी ने ब्रोकन कल्ट्रन ने मेरी सारी की सारी जो एनर्जी है इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर ली। डैम इट, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो जबरदस्ती खाना चालू कर देता है। इसको इस तरीके से खाते हुए देखकर उसका सीनियर ब्रदर उससे क्या लगता है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है जूनियर ब्रदर। जैसा कि तुम जानते हो कि जो प्रीवियस टू लेवल्स के बॉडी रिफाइनमेंट तक कल्टीवेशन तो को तुम पहुंच चुके थे ना, वो सारी की सारी कल्टीवेशन को तुम्हारे उस कल्टन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है क्या। ये बात सुनने के बाद उसका दूसरा सीनियर ब्रदर उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर ये तो वाकई में तुम उस कल्टन के बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते अब से, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए आपके लिए बेटर है कि आप उससे दूर बने रहो। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बातों पर ना ध्यान देते हैं हमारा एमसी खाना जारी रखता है और एक झटके में जैसे ही खाता है तो उसकी बॉडी से बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है और सारी की सारी एनर्जी अपनी बॉडी में वापस से एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है और एक भी एनर्जी की बूंद बाहर नहीं निकलती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा अजीब महसूस होने में लगा हुआ होता है। और मनी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जब फैटी उसे देखता है तो वो काफी शॉक होते हुए क्या लगता है कि 2 लेवल्स ऑफ बॉडी रिफाइनिंग और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे जूनियर ब्रदर की जो कल्टीवेशन है वो एक ही झटके में सर का सर वापस आ चुका है। क्या मैं वाकई में सपना देख रहा हूँ। जिसको देखकर ये बंदा भी काफी शॉक होते हुए क्या लगता है कि ये तो कितना मैजिकल वाली बात। इसको देखकर तो ऐसा लगने में लगा हुआ है कि इसकी पावर बढ़ती जा रही है। क्या मैं वाकई में वैसे ही इसे खाने के बाद पावरफुल बन सकता। मैं तो इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तभी हमारे एमसी के पास एनर्जी आने के बाद उसे गुस्सा आती है और अपना बदला लेना चाहता है और क्या लगता है कि मुझे उस कल्टन को वापस ढूंढना होगा ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। डैम इट, बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं ये चंग मुझे आज तक किसी के द्वारा भी चीट नहीं किया गया, ट्रिक नहीं किया गया, लेकिन आज इस कमीने कल्टन ने मुझे वाकई में चीट कर दिया और चीट ही नहीं किया बल्कि मैं मुझसे ट्रिक कर मुझसे मेरी एनर्जी भी चुरा ली। और आज जो भी इसने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं पक्का लेने वाला हूँ। इसने मुझे लूटा तो लूटा कैसे, मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, और जो कि मैंने इतने ज्यादा हार्ड वर्क कर इकट्ठा की थी। तू ब्रोकन कल्टन कहीं के, मैं डेफिनेटली तो उससे अपना बदला लूंगा। जिस बात को सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर उसे रोकते उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा एमसी को थोड़ा सा धक्का देता है और हमारा एमसी मूव करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो अचानक से वहां पर गायब हो चुका है। और हमारे एमसी ये शंक की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी रफ्तार को कंट्रोल भी नहीं कर पाता और शौक होकर चिल्लाते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। जो मेरे जूते हैं वो अपने आप मूव करने में लगे और ना कंट्रोल करवाने के कारण वो बाहर चला जाता भगते भगते। फैटी उसको देखकर शौक होते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। जो मेरा जूनियर ब्रदर है वो तो तेज कैसे हो गया अचानक से। क्या तुमने कभी भी यहाँ पर ऐसी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया है हमारी चैंपियन इमॉर्टल सेट के। तभी दूसरा वाला जूनियर सीनियर ब्रदर उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर तो अभी एंटर किए हुए हैं, आखिरकार जी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं हमारी स्वॉर्डमैनशिप को सीखने के लिए। और तो और इसके पास तो मैंने कभी स्वॉर्ड भी ना देखी। तभी फैटी को यहाँ पर कुछ डाउट होता है तो वो सभी के सभी लोग को ऑर्डर देते हैं। उससे क्या लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मेरे जूनियर ब्रदर है वो काफी अजीब तरीके से बिहेव करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उड़ते उड़ते ना कंट्रोल कर पाते हुए सीधे जाकर एक पेड़ से टकराता है और उसी पेड़ से जाकर उल्टा भी लटक जाता है। और क्या लगता है कि मेरे जूते यहाँ पर अपने आप भागने में लगे हुए हैं। क्या चल रहा है सब। क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि जो मेरे जूते हैं वो स्प्लिट्स बन चुके हैं और उसके लटकने के बाद उसके पैर वहीं पर रुक जाते हैं, जिसको देखकर उसे कुछ ना कुछ तो अजीब सा महसूस होने में लगा हुआ है। और फिर किसी तरीके से वो अपने जूतों को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है और उन जूते को निकालने के बाद चेक करता है कि आखिरकार उनमें क्या बात है। और उनको देखकर क्या लगता है कि जब मैं इस चैन किंग इमॉर्टल सेक्ट में आया था तो मैं साफ मुझे जहाँ तक याद है मैं वियर पहन कर रखा था ऑर्डिनरी क्लॉथ शूज को, और यहाँ पर सारा का सारा जो मटेरियल है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। और इसको देखकर लगता है कि ये कोई एनिमल स्किन है। और इतना ज्यादा पावरफुल शूज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इसने कभी भी इस तरह के टूल्स नहीं देखे हैं। और जब वो ध्यान से देखता है तो वो और भी शॉक होता है। क्या लगता है कि इसके अंदर से थे एक्चुअली मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो को महसूस होने में लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लियरली यहाँ पर लो ग्रेड का स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट बन चुका है
डैम इट, जो क्लॉथ शूज मेरे वांग आंटी के द्वारा बनाए गए थे वो वाकई में एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट बन चुका है। कितनी सरप्राइजिंग वाली बात है। दूसरी तरफ उसके जितने भी सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो उसको पेड़ पर देखते हैं तो क्या लगता है लिटिल जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो, और आखिरकार तुम उस पेड़ पर कैसे चढ़ गए। लेकिन ये शेंग अभी भी अपने जूतों के बारे में सोचने में लगा हुआ था और मन में सोचते हुए कहने में लगा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो मेरे जूते वो इसलिए बने हैं क्योंकि वो बरियल कल्ड्रन के अंदर जा चुके थे, क्योंकि जो बरियल कल्ड्रन है उसने मेरी सारी की सारी युआन की को एब्जॉर्ब कर लिया था और मेरे इन जूतों की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर दिया था। और सिर्फ यही एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है जो मैं अभी कर सकता हूँ। और इतना सोचने के बाद उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बरियल कल्ड्रन है वो वाकई में एक ट्रेजर, एक खजाना है। और खुशी की मारे एक पल के लिए ये भी भूल जाता है कि उसके जितने भी सीनियर ब्रदर्स है वो यहीं पर मौजूद है। और हंसते क्या लगता है कि मैं ये शेंग मैं कभी भी हारता नहीं हूँ, मैंने एक ट्रेजर को ढूंढ लिया है। जिसको देखकर उसका फैटी सीनियर ब्रदर उससे क्या लगता है कि हमारे लिटिल जूनियर ब्रदर के साथ क्या हो चुका है। इसको देखकर लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा बल्टा क्या लगता है कि मे भी शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो कल्ड्रन है उससे अपना सर पटकने के कारण इसका दिमाग खराब हो गया। जब वे लोग अपनी बातें करने में लगे हुए थे तभी उनके दरवाजे के पास एक बंदा आकर उनको लात मारता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि ये शंख जल्दी से बाहर निकलो, तुम्हारा जो ग्रैंडपा है वो यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आ चुका है। और जबरदस्ती कर हमारे एमसी कमरे में जब घुसने लगते हैं सभी के सभी लोग तो उसका सीनियर ब्रदर से रोकते हैं। उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि तुम कहाँ पर और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे एल्केमी रूम में वर्कशॉप में इस तरीके से किसी जंगली जानवर की तरह एक्ट करने की। क्या फ्यूचर में तुम अब जिंदा नहीं रहना चाहते। इसको देखकर दूसरा वाला बंदा उससे क्या लगता है कि फैटी जी तुम्हें इस तरीके से मुझे डराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जुओ यूकिंग एक ब्लैक मिस वर्कशॉप के जो डिसिपल है उसे लीड करते हुए यहाँ पर लेकर आ चुका और यहाँ पर अपने जूनियर ब्रदर वेई के इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। अगर तुम वाकई में हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो तो हमें एम्प्लॉयड होने के लिए बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। और कहने बताते हैं ये ब्लैक मिस वर्कशॉप का सीनियर ब्रदर जुओ यूकिन है। जब फैटी इसके मुंह से जस्टिस वाली बात सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि मेरा जो अल्केमी वर्कशॉप है और तुम्हारा जो ब्लैक मिथ वर्कशॉप है वो कभी भी अभी तक अच्छी तरीके से काम नहीं किया है और हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहला दिन हो जब तुम यहाँ पर आए हो इस अनप्लीजेंट लुक के साथ। तो आखिरकार तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो फाइट करो, अगर तुम यहाँ पर करना चाहते हो तो आ जाओ बेटा मैदान में। और यहाँ पर जो बकवास के तुम्हारे जो एक्सक्यूजेस है ना बकवास के वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब हमारा एमसीएल की बकवास सुनता है फालतू की तो तुरंत अपने जूतों का इस्तेमाल करके नीचे कूद पड़ता है, जिसको देखने के बाद जो सीनियर ब्रदर उसका वो काफी शौक होता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उतरते मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो जूते हैं इनकी जो क्वालिटी है वो वाकई में चेंज हो चुकी है जब से मैंने बरेल कल्टन में से डाला है। अमेजिंग। और जब ये बात उनको पता चलती है वो काफी शौक होते हुए क्या लगता है कि इस बंदे ने अभी अभी इस ट्री से जंप किया है लेकिन किसी इमोर्टल की तरह जो कि फ्लाइट आर्ट को प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं उन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। जिसको देखकर दूसरी तरफ जो बेई होता है वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि ये शंख तुमने मेरे एल्केमी वर्कशॉप के डिसिपल का जो क्यूटर है तुमने उससे मुझे चुरा लिया, तुम वाकई में अटरली डिस्केबल हो बहुत ज्यादा। अब जबकि मैं यहाँ पर वे भी हुई जहाँ पर ब्लैक मिस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लिया है तो सीनियर ब्रदर जो यूकेन है वो यहाँ पर कन्फ्रंट करने के लिए तुम्हारे साथ आ चुके हैं। क्या तुम यहाँ पर अपने घुटनों के बाहर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे जो भी तुमने गलतियां की हैं उसके लिए, और मैं तुम्हें माफ भी कर सकता हूँ या फिर मैं तुम्हें फोर्स करूँ इस बात के लिए। तो एमसी उससे क्या लगता है कि वे भी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा जो करंट कल्टीवेशन लेवल है वो कितना है। ये बात सुनकर ये बंदा काफी एक्साइटमेंट से भरकर अपनी कल्टीवेशन बताने लगता है और क्या लगता है कि मैं वे बी एक पीयरलेस जीनियस हूँ। जिससे पहले कि मैं एवरग्रीन इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन करूँ मैंने ऑलरेडी कल्टिवेट कर लिया था 2 सालों तक और 2 सालों के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ सेकंड लेवल बॉडी टेम्परिंग पर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ 3rd लेवल पर बॉडी टेम्परिंग के। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी अपने सीनियर ब्रदर से पूछने लगता है हे सीनियर ब्रदर आखिरकार इसकी जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज्यादा लो क्यों है। वो भी 2 साल, इसे 2 साल लग गए थे सेकंड लेवल पर बॉडी टेम्परिंग पर पहुंचने में लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगे थे। क्या ये वे भी वाकई में एक नंबर का कचरा है क्या। ये बात सुनने के बाद फैटी उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें सच सच बताऊं तो जो वे की कल्टीवेशन है वो वाकई में एक नॉर्मल स्पीड है लेकिन तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा फास्ट है। वो इसलिए क्योंकि तुमने पिल्स का इस्तेमाल किया है, स्पिरिट हर्ब्स का इस्तेमाल किया है और सबने कुछ जो भी अल्केमी वर्कशॉप में मौजूद है तुमने काफी कुछ कंज्यूम किया है जो कि टॉप नॉच क्वालिटी की चीज थी। तो लिटिल जूनियर ब्रदर तुम्हारे पास वाकई में एक एक्सीलेंट एप्टीट्यूड है मानना पड़ेगा। ये बात सुनकर एमसी मुस्कुराते हैं उससे क्या लगता है कि अब की जबकि ये ऑनली सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल पर बॉडी टेम्परिंग लेवल पर है मेरी तरह, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं जिससे कि मुझे डर लगे यानी कि ये शंख को और ना ही मुझे होल्ड करने की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर उस बेबी को काफी तो गुस्सा आने लगती है क्योंकि सभी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए ऐसे लगते हैं। तभी वो बेबी उससे क्या लगता है कि क्या हुआ ये शंख, क्या वाकई में तुम्हें इतना डर लगने में लगा हुआ है कि तुम्हारी जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा। तुम तो सिर्फ और सिर्फ अभी तो एल्केमी हॉल में एंटर किए हुए हो तो तुम्हारी ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि तुम अभी भी यहाँ पर गुड फॉर नथिंग हो यानी कि किसी काम के नहीं, नल्ले हो, बेकार हो, सड़े हुए हो और तुम यहाँ पर किसी चिकन के मुकाबले में बहुत ही कमजोर हो
मैं वे भी हूँ, आज तुम्हें मजबूर कर दूंगा अपने घुटनों के बल तुमसे माफी मांगने के लिए और एडमिट करवाऊंगा कि आखिरकार तुम्हारी गलती क्या थी और तुम मुझे ग्रांडपा कहकर बुलाओगे, वो भी 2 बार, वो भी सभी के सामने, जब तक सभी लोग सुन ना ले। ये बात सुनने के बाद एमसी सुनना सुनने की एक्टिंग करते हुए उससे क्या लगता है कि तुमने अभी भी मुझे क्या कहा, जिससे कि इस वे व्यू काफी गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते हैं, उससे लगता है ग्रांडपा। लेकिन हमारा एमसी वापस से उसके इग्नोर करते हुए उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर, क्या तुमने अभी भी सुना ही इस बंदे ने अभी भी क्या कहा? तो उसका सीनियर ब्रदर भी उससे क्या लगता है कि नहीं, लगता है कि मैंने इसकी बात को सुन नहीं पाया। तो हमारा एमसी उसकी फिर से फिरकी लेते हैं, उससे क्या लगता है कि वे भी हुए, क्या तुमने वाकई में आज खाना नहीं खाया है? और ज्यादा तेज चिल्लाओ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। इस बात को सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते हो क्या लगता है ग्रांडपा, तुम्हारा दादा भाई, तुम्हारा दादा, क्या तुमने सुना? और जब ये इस तरीके से कहने लगता है तो उसे अजीब तरीके से महसूस होता है और वो अपने आप को पोपट बनते हुए देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। और हमारा एमसी उसको सुनने के बाद अपने सभी के सभी सीनियर ब्रदर के साथ जोर जोर से हंसना चालू कर देता है और क्या लगता है गुड ग्रैंडसन, भाई मानना पड़ेगा, मैंने सुन लिया, तुम्हारे जो ग्रांडपा है वो यहाँ पर है, जिससे कि इसे और भी गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते उससे क्या लगता है ये शंख, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से बेवकूफ बनाने की, अगर तुम वाकई में तुझे दम है, अगर तुमने अपनी अम्मा का दूध पिया और एक बाप की औलाद है तो आकर मुझसे फेयर एंड स्क्वायर आकर फाइट कर, और जो भी जहाँ पर डर जाएगा वो कावर्ड एक नंबर का। तभी वहां पर ब्लैक स्मिथ का बंदा आता है, उससे क्या लगता है कि जी डाकू, तुम्हारे जो अल्केमिस्ट है वो सभी के सभी लोग काफी तक कनिंग है और डिसाइडफुल है, तुम बस बकवास करना जानते हो, तुम्हें एक्शन नाम की कोई चीज भी नहीं है, अगर तुम्हें वाकई में इतनी ज्यादा हिम्मत है तो सबसे पहले इनको फेयर फाइट करने दो, और जो भी बुरी तरीके से पिट जाएगा वो यहाँ पर कागआउट कहलाएगा। ये बात सुनने के बाद एमसी का सीनियर ब्रदर उससे क्या लगता है फैटी कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब तुमने इस गैवरगिरी मोटर सेट को ज्वाइन किया था तुम एक कॉमनर थे और तुमने कभी भी इससे पहले कल्टीवेट नहीं किया है, तो आखिरकार तुम अपने आप को हमसे कंपेयर कैसे कर सकते हो? और जूनियर ब्रदर, तुम्हें इनके बातों में बिल्कुल भी ट्रिक्स में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अल्केमी हॉल में वो एक सैक्रेड प्लेस है और किसी में भी यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर परेशानी खड़ी कर सके अपने लिए या फिर हमसे लड़ाई कर सके, और हम लोग इनसे फाइट नहीं करने वाले हैं। तो ये सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंट बफूंस हैं, तो इन्हें इग्नोर करो ब्रो। ये बात सुनने के बाद वो वे उसके मजाक उड़ाते हुए उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम तो वाकई में इस तरीके से शेमलेस बन सकते हो, पूरा का पूरा जो एंटायर एवरग्रीन इमॉर्टल सेक्ट है वो तुम में कंपेयर नहीं कर सकता तुम अल्केमिस्ट के मुकाबले में। और अपने साथियों से कहता कि अब हमें चलना चाहिए और इस एंट्रेंस की गार्ड करना ताकि कोई भी यहाँ पर अंदर ना आ पाए, और मैं भी देखूं आखिरकार इनका जो अल्केमी हॉल है वो अब खुलता है या नहीं खुलता। तो मैं आज से अनाउंस कर देता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग इसे क्लोज कर दोगे, और बच्चे ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम इस तरीके से चुपकर इस अल्केमी हॉल में बने रहो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी भर, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो एमसी उससे क्या लगता है कि जरा एक मिनट को तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा? ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका प्लान काम कर चुका है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उनसे क्या लगता है कि मैं ये शंख अल्केमी हॉल का डिसिपल रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हारी गाइडेंस के लिए, लेकिन उसका सीनियर ब्रदर उसे रोकते हो, उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे फाइट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल है, तुम्हारी जो फाउंडेशन है अभी सॉलिड नहीं हुई है, और तुम्हें सिर्फ कल्टीवेट करते करते 3 ही दिन तो निकले हुए हैं, तुम अपने आप को इस बीयू से कंपेयर कैसे कर सकते हो जो कि 2 साल से लगातार कल्टीवेट करते हुए आ रहा है। ये बात सुनकर दूसरा सीनियर ब्रदर भी चिल्लाते, उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर की बातों को सुनना चाहिए, तुम्हें अल्केमी हॉल में बने रहना चाहिए और अपना जो भी खाना वगैरह पिल वगैरह वो खाओ और अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे करके बढ़ा दो और तैयार कर लो अपने आप को इनसे फाइट करने के लिए, और ये काफी ज्यादा बेटर रहेगा उस बेयू के मुकाबले में। आखिरकार फिर आसानी से तुम इनको पीट कर भगा सकते हो। ये सुनने के बाद ये बेयू उनको मजाक उड़ाते हैं, उससे क्या लगता है कि ये शंख तुमने वाकई में ये अपने आप पर बुलाया हुआ है और मजाक उड़ाने में लगा हुआ है उसका, और इस बात से घबराने में लगा हुआ था कि हमारा एमसी पीछे ना हट जाए, तो वो हमारे एमसी पर अटैक करते हुए उससे क्या लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब तुम यहाँ से पीछे हटकर नहीं जा सकते और मेरे हाथों से मरने के लिए तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ, और अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक रेजिंग बुल थ्रस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एमसी की तरफ बढ़ पड़ता है। और जब इस तरीके सभी के सब लोग उसे अटैक करते हुए देखते हैं तो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये तो कितना कनिंग किड है, कितना चालाक है भाई, किसी फॉक्स की तरह इसने बैट की तरह इसे इस्तेमाल किया और अचानक से इसने फुल फोर्स में अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है हमारे जूनियर ब्रदर के खिलाफ, और इसकी जो स्पीड है वो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी जो फोर्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जूनियर ब्रदर सिंपली वाकई में डॉज नहीं कर सकते, ये काफी डेंजरस है। दूसरी तरफ जो जूनियर ब्रदर वे कितने भी साथी होते हैं वो हंसते हैं, उससे क्या लगता है कि ये जो मूव है वो सीधे सीधे डायरेक्टली सीनियर ब्रदर कांगमिंग के द्वारा जो कि ब्लैक क्लाउड पीक के स्टूडेंट रेसिपल्स हैं उनके द्वारा सीधे उन्हें सिखाया गया है। एक बार इसे अनलीस्ट किया जाएगा तो ये थंडर बोल्ट की तरह इसकी पावर काफी स्वीट और काफी ज्यादा फायर, और यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं बचता। हमारा जो जूनियर ब्रदर वेही है वो अपना बदला जरूर लेगा, वो भी अपने हाथों से, और वो जूनियर ब्रदर वेही को दिखाया जाता है, उस वेही को जो कि हमारे एमसी पर अटैक करते हैं, उससे क्या लगता है कि ये शंख तुमसे मुझसे नहीं बच पाओगे, और पावरफुल अटैक के साथ कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ मारने वाला, वो भी अपने जूतों को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन हमारे एमसी को घंटा कुछ नहीं पता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, और ऑटोमेटिकली जब उसके जूते वहां से एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसकी आंखों के सामने से फटाक से गायब हो जाता है वो।
जिसको देखकर इस वे की फट जाती है और पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये कहाँ गया। और जस्ट हमारे एमसी के पीछे पेड़ होता है, जिसके कारण हमारे जो वे है वो सीधे उस पेड़ से जाकर टकराता है और उसका पूरा का पूरा थोपड़ा उस पेड़ में जाकर घुस जाता है। और अपने आप को संभाल कर पूरी तरीके से कंफ्यूज होते, क्या लगता है कि इम्पॉसिबल है, आखिरकार जो ये शेंग है वो यहाँ से गया तो गया कहाँ। ये वाकई में बहुत ज्यादा बिजार है, आखिरकार ये बंदा इतना फास्ट कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी ऊपर की तरफ पेड़ पर चला गया है और चाहे कितने भी आसपास ढूंढने की कोशिश कर ले, लेकिन वो हमारे एमसी को नहीं ढूंढ पाता। तभी एमसी पीछे चिल्लाते उससे क्या लगता है कि वे भी हुए, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर जरा पीछे मुड़कर तो देखो। और तभी वो पीछे मुड़कर देखने लगता है, लेकिन पता चलता है कि हमारा एमसी वहीं पर कूद कर सीधे उसके मुंह पर थोड़े फोबड़े में एक जोरदार किक मारता है। और उसकी किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो वे भी हुई है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और जब उसको चोट लग जाती है तो वो गालियां देते हैं एमसी से, क्या लगता है कि डैम इट, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तुम शेमलेस बंदे कहीं के, तुम जे चैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ पर इस तरीके से छुपकर अटैक करने की। और आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर क्रिपल कर ही भेजूंगा, तुम्हारी कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वापस से अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी फिर से डॉज कर देता है। इसको देखकर ये शॉक होते हुए क्या लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये आखिरकार मेरे अटैक को डॉज करने में कामयाब कैसे रहा। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो बार बार कर अटैक करना चालू रखता है। और हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करने के बाद मुस्कुराता है और बिल्कुल भी उससे कुछ नहीं कहता। इसको देखने के बाद काफी शॉक हो जाता है वो बंदा। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो ऑर्डिनरी क्लॉथ शूज है जो कि मेरे हैं, वो रिफाइन करने के बाद उस बर्लियन कल्ट्रन में वो एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट बन चुके हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा मात्रा में स्पीड प्रोवाइड करवाते हैं। और इस वक्त जो वे भी है वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, वो तो मेरे कपड़ों को भी टच नहीं कर सकता। बरियल कल्ट्रन मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई में मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। और तभी उस बंदे की पिछवाड़े पर लात मारते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, तुम लिटिल पैंग कहीं के, तुमने आखिरकार मेरे से पंगा कैसे लिया, मुझसे खासकर रे शेंग से। ले भाई तू एक और किक संभाल मेरी। और एक पिछवाड़े में किक मारने के बाद उस वेही को दूर फेंक देता है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग काफी खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। और क्या लगता है कि हमारे जूनियर ब्रदर जीत चुका है इस मैच को, जैसा कि हमने उम्मीद की थी, जैसा कि हमारे एल्केमी हॉल के डिसिपल से उम्मीद की थी। इस बंदे ने बिना किसी परेशानी के जो फॉर्जिंग हॉल के डिसिपल्स हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 मूव्स बढ़ा दिया। अमेजिंग। और जब ये बेई बुरी तरीके से पिट जाता है तो सभी के सभी लोग उसकी तरफ आते हैं और उस बेई की फटी पड़ी होती है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ होता है, तो आखिरकार मैं इस ट्रेस ये शेंग से कैसे हारा। तो एमसी उसका मजाक उड़ाते हुए क्या लगता है कि वे बेई हुआ, तो आखिरकार जबकि तुम इतने समय से कल्टीवेट करने में लगे हुए थे, तुम वाकई में अब इतने ज्यादा पावरफुल हो क्या मेरे सामने, यानी कि मैं एक जीनियस हूँ ये शेंग, और तुम्हारे इतने भी एफर्ट से तुम इतने सालों से निकालने में लगे हुए हो, मैंने उन्हें कचरे में बदल दिया है। और मैंने अपने एक हाथ घुमाने के बाद तुम्हारी मार लगा दी बुरी तरीके से। और उसके बाद उसका सीनियर ब्रदर भी मुस्कुराता है और कहने लगता है कि अब बताओ तुम क्या करोगे। और दूसरे बंदे को गुस्साने लगती है, जिसको देखने के बाद उसका ब्लैक स्मिथ का उसका बंदा आता है, उसको क्या लगता है कि जी डाकन तुम्हें इतना कोकी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो एल्केमी हॉल है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जीत चुका है, तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी थी, देखते हैं कि आगे चलकर कौन जीतता है। खैर साथियों अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, फालतू की बकवास ना करो। दूसरी तरफ इस वेई को काफी गुस्सा आ रही होती है, क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर में बिल्कुल भी कन्वेंस नहीं है इस बात को लेकर, वो ट्रेस बुक कचड़ा कहीं का सिर्फ और सिर्फ सेक्ट में कुछ दिनों के लिए आया है, लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसने मुझ जैसे जीनियस को इतनी आसानी से हरा दिया, कैसे। तभी वो एक्सप्लेन करते हैं उससे क्या लगता है कि जो जूनियर ब्रदर वही तो मैं शांत होना चाहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिस्कवर्ड कर लिया है कि आखिरकार जो ओनली रीजन था ये शेंग को तुम्हें हराने का वो इसलिए क्योंकि उसके पास सेकंड ऑर्डर के जो स्पिरिट आर्टिफैक्ट के शूज थे वो मौजूद थे, और जिसका इसका इस्तेमाल करने के कारण उसकी जो स्पीड थी वो इनक्रेडिबली फास्ट थी। भले ही तुम्हारी जो कल्टीवेशन उससे ज्यादा हो, लेकिन तुम यहाँ पर उसे नहीं पकड़ सकते। और जब इसे ये बात पता चलती है तो वो काफी शॉक होते हैं, क्या लगता है कि सेकंड ऑर्डर के स्पिरिट आर्टिफैक्ट आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुम तो जानती हो कि ये शेंग एक पुअर बच्चा उस जैसा बंदा, आखिरकार उसके पास सेकंड ऑर्डर का स्पिरिट आर्टिफैक्ट कैसे आ सकता है। तुम तो ये बात जानते हो कि यहाँ तक कि हम सभी के सभी जो जितने भी कोर डिसिपल्स होते हैं ना एवरग्रीन इमॉर्टल सेट के, उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पजेस सेकंड ऑर्डर के स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स हैं। ये बात सुनकर वो समझाते हैं उससे क्या लगता है कि तुम्हारे बाद में दम तो है, क्योंकि जो सेकंड ऑर्डर के आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो एक्सट्रीमली प्रीशियस और काफी ज्यादा रेयर होते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा जो ब्रदर है सीनियर ब्रदर चांगमिन, वो भी ब्लैक क्लाउड पीक से, और वहाँ का चीफ डिसिपल होने के बाद भी उसके बाद सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑर्डर का स्पिरिट आर्टिफैक्ट जो कि सेट के द्वारा उसे बेस्ट किया गया था। और जो नॉर्मल सोचते क्या लगता है कि जो ऑलरेडी काफी ज्यादा फायदेमंद है उसके लिए ऑर्डिनरी डिसिपल्स के मुकाबले में जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, और पूरी की पूरी जिंदगी भर उनका जो एंटायर लेवल होता है डिसिपल्स का, उन्हें जो भी नॉर्मल डिसिपल को वेपन मिलते हैं वो भी नॉर्मल मेटल के मुकाबले में सिर्फ थोड़े से ही बेटर होते हैं। लेकिन बात करें एल्केमी हॉल के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्लेस है, वहाँ पर काफी इधर नेचुरल ट्रेजर ओवरफ्लोइंग रहते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा वेल्थ भी मौजूद है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके लिए इतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा कि वो उसके पास सेकंड ऑर्डर का स्पिरिट आर्टिफैक्ट मौजूद होगा उसके हाथों में। और इसीलिए तो हमारा जो फॉर्जिंग हॉल है वो हमेशा से उस पूरे के पूरे एल्केमी हॉल को एनेक्स करना चाहता था, एब्जॉर्ब करना चाहता था। आफ्टर ऑल सभी की जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा बिग पीस पर लगी हुई है स्पाई के, और हर कोई उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन मैंने इस बारे में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जो जी डुकन है वो इतना ज्यादा ये शेंग को इतना ज्यादा हाईली सोचता है उसके बारे में कि बिना किसी परेशानी कैजुअली में उसे सेकंड
सेकंड ऑर्डर का स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी प्रोवाइड करवा देते हैं, वो भी एक न्यूली एडमिटेड डिसिपल के लिए। ये बात सुनकर वे उसकी तारीफ करता है, उससे धन्यवाद कहते हैं, उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर जी आपकी गाइडेंस के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है और मैं जल्दी से जाकर अपने ब्रदर को ढूंढता हूँ और उससे सेकंड ऑर्डर का एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट उधार लेता हूँ और मैं चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये शेंग को कभी भी जाने नहीं दूंगा। और इस बार जो मुझे उससे गुस्सा दिलाई है, जब तक मुझे मार नहीं दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और इस बार कृपा लेकर के रहूंगा उस बंदे को मैं। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी एक बैग को लेकर जाते हुए कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा डार्क और विंडी नाइट है और जबकि मेरे पास इतना समय बचा हुआ है तो मैं एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा हूँ और अब समय आ चुका है जो मेरे लिए परफेक्ट टाइम है कि मैं उस बरील कल्ड्रन को सबड्यू कर लूँ और टेम कर लूँ। और वापस से पहुंच जाता है उस कल्ड्रन के पास और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि दिन के समय पर जब वो बल्डन कल्ड्रन ने इनडिस्क्रिमिनेटली एब्जॉर्ब कर ली थी मेरी सारी की सारी स्पिरिट एनर्जी को, जिससे कारण मेरी जो कल्टीवेशन थी उसे प्लम्ट हो गई, तो मेरी कल्टीवेशन लेवल तो एक पल के लिए कम भी हो गई थी। इसलिए मेरे ख्याल से मेरे दिमाग की बत्ती जलाकर मैंने सारे के सारे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। तब मुझे ये बात पता चला कि जो कल्ड्रन है बरियल कल्ड्रन वो काफी ज्यादा भूखा है स्पिरिचुअल एनर्जी का और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिरिट की एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को रिप्लेस करने के लिए। और इसीलिए मैं ये शेंग यहाँ पर इसका पेट भरने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हब को लेकर आ चुका हूँ। तुम बरियल कल्ड्रन कहीं के तुम्हारा जो पेट है आज मैं उसे सेटिस्फाई कर दूंगा और उसके बाद में तुम्हें टीम भी कर लूंगा। और वहां पर इनकी प्रोसेस यहाँ पर चालू होती है। यहाँ पर वो कल्ड्रन है वो बिना कुछ सोचे समझे एक झटके में उसकी सभी के सभी स्पिरिचुअल हब्स को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो काफी घबराते हुए क्या लगता है कि तुम तो काफी इम्पोर्टेंट हो ब्रो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम इसके बारे में सोचना भी नहीं और इस बार मैं अपनी सारी की सारी एनर्जी को तुम्हें सक करने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हंसते हंसते कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हें वापस से टेम कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। और उसके साथ ही जो कल्ड्रन है वो सारी की सारी एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करने लगता है तो अचानक से हमारा एमसी उसको कंट्रोल नहीं करता और वो वापस से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और एक ही झटके में वो कल्ड्रन हमारे एमसी को दूर फेंक देता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे चोट लगती है। लेकिन जैसे वो अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलता है तो उस बरियल कल्ड्रन की हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि जो बरियल कल्ड्रन की जो एमर्जेंस है वो हेवंस जब ट्रेम्बल करता है, जब भी जो बरियल कल्ड्रन आता है और सारी की सारी चीजें पेरिश हो जाती खत्म हो जाती है और जितने भी स्टार्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर सकता है और ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और क्योंकि जो इमॉर्टल्स होते हैं वो डिफरेंट पाथ को चुनते हैं और ऐसे ही कई सारी नॉलेज उसके थ्रू हमारे एमसी के दिमाग में जाने लगती है और बरियल कल्ड्रन के बारे में पता चलने लगता है हमारे एमसी को धीरे धीरे करके। और यहीं पर थोड़ा समय बीतता है और 3 मंथ गुजर जाते हैं और हमारा एमसी को कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है अपने सीनियर ब्रदर के साथ। और कल्टीवेट करने के बाद उसकी आंखें खुलती है तो उसका सीनियर ब्रदर फैटी ब्रदर देखकर उसे काफी सरप्राइज होते हैं, खुश होते हैं, क्या लगता है कांग्रेचुलेशन ब्रो जूनियर ब्रदर, बाकी में तुमने मौज बांध दी, तुमने सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के अंदर अंदर थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हो बॉडी टेम्परिंग के ब्रेक थ्रू कर। अगर इसी रेट से तुम ब्रेक थ्रू करते रहे तो सिर्फ और सिर्फ तुम आउटर डिसिपल नहीं बल्कि मैं कंपेयर कर सकती हो चीफ डिसिपल से अदर पीक। तुम उन लोगों के मुकाबले में बिल्कुल भी इन्फीरियर नहीं हो जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। हमारे सभी के जितने पिल डिवीजन के जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि ये सारे का सारे आपके कारण हुआ है, जो पिल डिवीजन की जो कल्टीवेशन टेक्निक है जो आपने मुझे सिखाई और सीनियर ब्रदर्स ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन सीनियर ब्रदर हाँ मुझे एक और बात याद आई है, मुझे ऐसा लगने में लगा हुआ है कि जो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है तुमने जो मुझे सिखाई थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्टीवेशन लेवल को थर्ड लेवल तक पहुंचा सकती है, तो आखिरकार मैं बाकी की जो टेक्निक है उसे कैसे कल्टीवेट करूँ। ये बात सुनकर उसके सीनियर ब्रदर उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता होगा लेकिन जो टेक्निक्स होती है उन्हें शेड नहीं किया जा सकता लाइटली बिल्कुल भी, जो हमारे एवरग्रीन इमॉर्टल सेट के खास रूल्स है। क्योंकि जो टेक्निक्स होती है सिर्फ और सिर्फ एक तरीके उन्हें पास डाउन कर सके या फिर तुम उन्हें बुक्स के थ्रू सीख सकते हो, लेकिन हमारे पास जो टेक्निक्स लेवल है सिर्फ और सिर्फ थर्ड लेवल बॉडी टेम्परेचर पहुंचाने वाली टेक्निक तुम्हें पास डाउन कर सकता हूँ। और करंटली हमारे जो पीक मास्टर जुओ लिंगलैंग है अजूरा क्लाउड पीक के जो कि प्रिजाइड करते हैं इस पिल डिवीजन पर, वो काफी ज्यादा अनवेल है और उनकी हाथ बाई मीन उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, जिसके कारण वो डायरेक्टली अनेबल है हमारे शरीर पर हमारे दिमाग में जाने की डायरेक्टली इम्पार्ट कर सकते टेक्निक को या फिर हमें सिखा सकते। और इसलिए हम डिसिपल्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है पिल डिवीजन के और कंटिन्यू करते हैं कल्टीवेट करने के लिए जो भी टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर। और अगर हम आगे सीखना चाहते हैं तो स्क्रिप्चर पवेलियन में जाना होगा और चूज करना होगा सुटेबल इमोटल टेक्निक को और या फिर मिस्टिक आर्ट को। और इतनी नॉलेज जानने के बाद यहीं पर मैं इस पार्ट को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस जितने भी लोग हैं यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर हमारे इस छोटे से चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और 100 के पहुंचाने में हमारी मदद कर दो। क्या वैसे भी आपका कौन सा पैसा लगता है दबा के 22 लाइक कर दो, बस नोटिफिकेशन ऑन करना है, वो डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में और एपिसोड चाहते हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर देना, नहीं तो ऑफ कर देना, सिंपल सी बात है। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सुनरा एंड साइनिंग आउट और अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।